हेलो, जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आसम। दोस्तों, हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम की किताब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, और 5वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। 5वां चैप्टर का आज ये तीसरा पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू इन वेरी ब्रीफ कि आप लोग इस चैप्टर को अगर ऑब्जर्व करिए तो एक बड़ा चैप्टर था। किताब के अंदर लगभग 50 पेज से ऊपर का चैप्टर है, और मैंने अभी जो 2 पार्ट्स बनाए हैं इस चैप्टर के, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक्स होते हैं। इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं उनको अलग अलग रिकॉर्ड करूं। जो पार्ट 1 था इस चैप्टर का, वो आपका एंग्लो माइसोर क्यू पर था। वहां पर मैंने आपको पूरे माइसोर की कहानी बताई थी, राइट फ्रॉम वोडेयार्स से लेकर चारों एंग्लो माइसोर वॉर को डिस्कस किया था मैंने, विद ऑल द रीजंस इन डिटेल। राइट, मैंने आपको इनफैक्ट विजयनगर एम्पायर से भी शुरुआत करी थी। इतना पुराना मैं आपको बताया गया था, कैसे माइसोर भी कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, वहां से मैंने डिस्कस किया था एक्चुअली। तो पहले पार्ट में हमने माइसोर को डिस्कस किया। सेकंड वाले पार्ट में मैंने आपको मराठाओं के साथ डिस्कस किया था, मराठास, एंग्लो मराठा, और एंग्लो मराठा के साथ जो 3 उनकी लड़ाई थी वो भी डिस्कस करी थी। वी डिस्कस्ड एंटायरली, सब कुछ पढ़ा था हमने। जितने भी पेशवास थे हमने उनको पेशवा को देखा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये भी देखी थी। आज के चैप्टर में हम लोग जो है वो सिखों को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि एंग्लो सिख वॉर को पढ़ेंगे। कि भाई पूरे ब्रिटिश इंडिया, यानी इंडिया में जो ब्रिटिश का साम्राज्य फैल चुका था, अब उनका यहाँ पर रिलेशंस सिखों के साथ कैसे थे, कैसे धीरे धीरे सिखों की पॉलिटिक्स में उनका यहाँ पर दखल अंदाजी शुरू हुआ, और फिर कैसे सिखों को उन्होंने अपने अंडर ले लिया। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे सिखों के गुरु से। फिर हम लोग स्टार्टिंग में देखना शुरू करेंगे बंदा बहादुर की कहानी, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, दलीप सिंह के बारे में, एंड देन एंग्लो सिख वॉर पहली वाली और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर दोनों देखेंगे। ट्रीटीज जो साइन हुई वो भी डिस्कस करेंगे। ये हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। साथ ही में मैं आज आप देखोगे तो जो अंग्रेजों का कब्जा करने का तरीका था वो 2 था, मैंने आपको बताया था। एक था वॉर और एक होता था पॉलिसी वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके, यानी कि डिप्लोमेटिक तरीका, है ना। 2 तरीके से भारत पे कब्जा किया गया है। एक हो गया वॉर, सीधे हेड ऑन लड़ाई लड़ ली, और दूसरा डिप्लोमेटिक वेज। तो हेड ऑन लड़ाई का यहां पर एक तरह से फुल स्टॉप हो रहा है। हमने अभी से चैप्टर नंबर 3, 4, 5 जितना भी पढ़ा है, सब हमने यहां पर ये देख लिया कि हाँ, आप देखोगे तो कर्नाटक वॉर लड़ना शुरू कर चुके थे भारत के अंदर। वो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, बैटल ऑफ बक्सर लड़ी, एंग्लो माइसोर वॉर्स लड़ी, एंग्लो मराठा वॉर लड़ी, अब ये एंग्लो सिख वॉर लड़ेंगे। तो एक प्रकार से कैसे यहां पर उन्होंने भारत के अलग अलग एरियाज पे लड़ाई लड़ के इनको कैप्चर किया या फिर कॉन्कर किया, एनेक्स किया। अब एक तरीका था डिप्लोमेटिक में क्या हम देखेंगे, रिंग फेंस पॉलिसी को, हम देखेंगे सब्सिडियरी अलायंस को, है ना। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, थोड़ा बहुत डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। और हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। तो ये 3 तरीके भी थे जो डिप्लोमेटिक तरीके थे अंग्रेजों के, जिसके थ्रू वो भारत के ऊपर एनेक्सेशन कर रहे थे। जब मैं पार्ट 4 बनाऊंगा, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से नेबरिंग कंट्रीज के साथ भारत में जो अंग्रेज बैठे थे उनके रिलेशंस कैसे थे। उसमें हमारे जो 2 मेजर होंगे, एक होगा एंग्लो अफगान, ये इसमें जो 2 लड़ाइयां हुई थी, एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, हम वो डिस्कस करेंगे। और सिमिलरली एंग्लो बर्मा वॉर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो पार्ट 4 हो। अब मैंने आपको कहा ना, मैंने डेलिबरेटली इसको अलग अलग पार्ट बनाया, क्योंकि अगर आप सबको मर्ज कर दोगे इन चैप्टर्स को, तो अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे के आसपास आपको ये चैप्टर दिखेगा। इतना बड़ा कंटेंट था, 6 घंटे का लेक्चर और इतना बड़ा चैप्टर देखना आपके लिए बहुत टायरिंग हो जाता। एंड आई रियली डाउट कि आप 6 घंटे का लेक्चर देखते कि नहीं देखते। इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में किया कि आपको भी एक मेंटली रहेगा कि नहीं, ठीक है, 1 घंटा सवा घंटे का लेक्चर है और इसको हम देख सकते हैं, है ना। पॉसिबल होता है कि चलो ठीक है, टाइम निकल आया, हमारे पास 2 घंटे का समय है, हमने उसको 2x पे लगा के सुन लिया। बट 6 घंटे का लेक्चर लगा के थोड़ा पढ़ना हिम्मत चाहिए होती है, बट ठीक है। एनीवे, हम उसको मर्ज करके भी डाल देंगे, तो कभी किसी को एक साथ देखना हो तो एक साथ भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बट एनीवे, आज हम लोग यहाँ पर सिखों को पढ़ेंगे। सिखों की शुरुआत करते हैं, इस पूरे एरिया को पढ़ते हैं, इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, इस पोर्शन को पढ़ते हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, दिस वाज द एरिया जो यहाँ पर यू विल फाइंड कि ये सिख जो अंपायर स्टैब्लिश होता है, और इंपॉर्टेंट था, है ना, क्योंकि और सबसे बड़ी बात ना, ये रिवर जो सतलज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी जो है वो साबित होगी, क्योंकि यही नदी है जो एक तरह से बाउंड्री जो है वो स्टैब्लिश कर रही होगी। जो यही नदी है जो एक तरह का बाउंड्री स्टैब्लिश कर जाएगा, जिसको क्रॉस करना यहाँ पर एक तरह से मना हो गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि सिखों को क्रॉस नहीं करना था। लेकिन यही एक रीजन बनेगा एंग्लो वॉर्स का भी, एंग्लो सिख वॉर का भी, कि भाई इस नदी को क्रॉस करके इस साइड जो है वो आ गए थे, तो सिख लोग इधर यहाँ रूल कर रहे थे। वैसे तो पूरा कंट्रोल उनका इस पूरे एरिया पे था, लेकिन जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे थोड़ा बहुत दखल देना शुरू किया, तो ये सतलज नदी को जो है बाउंड्री बना लिया और कहा कि आप लोग इस साइड ही रहिएगा, हम लोग यहाँ पर इधर जो है थोड़ा देखते रहेंगे अपने हिसाब से। लेकिन इस चीज को रंजीत सिंह जो है एग्री नहीं करेंगे। चलिए इसको हम लोग
डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कैसा माहौल यहां पर सिख में बना था। चलो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं दोस्तों, एकदम बेसिक से। देखिए अब ये वाला चार्ट थोड़ा सा आप समझिएगा, और एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। तो अगर हम पहले सिख गुरु की बात करें तो गुरु नानक सबको पता है 1459 में गुरु बनते हैं, एंड यहां से वो 1539 तक गुरु रहते हैं। 1539 में गुरु अंगद बिकेम द गुरु, और जब गुरु अंगद बनते हैं तो दो चीजें उनके टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो ये कि उन्होंने गुरुमुखी को डेवलप किया, ठीक है, गुरुमुखी जो उनकी स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो डेवलप किया, एंड दूसरा जो गुरुद्वारा थे उसमें लंगर को एक तरीके से सिस्टमाइज किया। ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, मतलब वैसे तो आपके चैप्टर में नहीं है बट फिर भी। 1552 में देन गुरु अमरदास बिकेम द नेक्स्ट सिख गुरु। फिर उसके बाद आप देखोगे गुरु रामदास 1574 में बनते हैं। गुरु रामदास बने तो इन्होंने यहाँ पर एक टाउन स्थापित किया जिसका नाम है रामदासपुर। ये गुरु रामदास थे तो उन्होंने एक टाउन स्थापित किया, एक टाउन का स्टैब्लिशमेंट किया जिसको बोलते हैं रामदासपुर, और यही आगे चल के इसी को अमृतसर कहा गया। और यहीं पर एक सरोवर जो है वो कंस्ट्रक्ट कराया गया, है ना, एक टाइप का जो आप देखते हो गोल्डन टेम्पल के अंदर सरोवर, वो बनाया गया। एंड फिर उसके बाद 1581 में गुरु अर्जन देव ने आप देखोगे तो हरमंदर साहिब का स्टैब्लिशमेंट कर दिया। इसी सरोवर के अराउंड आप देखोगे तो हरमंदर साहिब का स्टैब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। यही आप देखोगे तो आगे चल के इसी को हम लोग गोल्डन टेम्पल कहेंगे, क्योंकि राजा महाराजा रंजीत सिंह ने ही उसको गोल्ड से उसको पूरा वो करवाया था, है ना, उसको एक तरह से उसके ऊपर गोल्ड लगवा दिया था, जिसकी वजह से उसको फिर गोल्डन टेम्पल भी कहा जाने लगा, ठीक है। देन उसके बाद आप देखोगे 1606 से, अब यहां से थोड़ी पिक्चर अलग होती है। वो ये कि गुरु हरगोविंद जो होते हैं, गुरु हरगोविंद जी, वो सिखों को मिलिटेंट कम्युनिटी में, उस सिखों को मिलिटेंट कम्युनिटी यहां पर बनाने की शुरुआत करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज आप ये थोड़ी कहानी आपको याद होगी, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ी थी कि जहांगीर का एक लड़का था खुसरो जो रिवोल्ट करता है जहांगीर से, और वो जहांगीर, याद करिए जहांगीर के बारे में सब कुछ पढ़ा था, कैसे जहांगीर सलीम था और सलीम से रिवोल्ट करता है, और फिर वो जाता है तो गुरु अर्जन देव जी ऐसा कहते हैं कि उसको सपोर्ट कर देते हैं, उसको फाइनेंशियल एड भी देते हैं, खुसरो को, जहांगीर का जो लड़का था उसको सपोर्ट भी कर देते हैं। एंड दिस वाज द पेन फॉर जहांगीर, और इसलिए जहांगीर ने जो है गुरु अर्जन देव को यहाँ पर असैसिनेट करवा दिया था, ठीक है। तो यहां से जो है इसीलिए गुरु हरगोविंद जी जो है फिर वो सिखों को एक मिलिटेंट ग्रुप बनाते हैं। मिलिटेंसी स्टार्ट होती है सिखों के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद ही शुरू होता है। गुरु हर राय आए, फिर उसका गुरु हरकिशन, देन गुरु तेग बहादुर को भी यहाँ औरंगजेब ने यहाँ पर असैसिनेट किल करवा दिया था, ठीक है। एंड देन गुरु गोविंद सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जो एक यहाँ पर आप देखोगे तो वजीर खान नाम के एक व्यक्ति ने उनको यहाँ पर मार दिया था। बट एनीवे गुरु हरगोविंद सिंह जी ने यहाँ पर क्या किया कि इन सिखों को खालसा पंथ की शुरुआत करी। तो यहाँ से खालसा पंथ की शुरुआत होती है, और ये औरंगजेब से लगातार 13 लड़ाइयाँ लड़ते हैं, 13 लड़ाई लड़ते हैं औरंगजेब से, और सभी में इनकी जीत ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलती है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के बाद अब यहाँ पर क्या, खालसा पंथ का मतलब एक तरह से जो पंजाब है, जो सिखों का स्टेट है, वो एक अभी तक मिलिटेंट ग्रुप तो बन ही चुका था, मिलिटेंसी तो आई गई थी, लेकिन अब उसको एक पॉलिटिकल कैरेक्टर देना, मतलब अब यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का एक आइडिया ये हो गया था कि अब पंजाब का एक किंगडम भी होना चाहिए, सिखों का एक टेरिटरी भी होना चाहिए, एक उनका स्टेट भी होना चाहिए। तो अब सिखों को टेरिटोरियल वाइज एक्सपैंड करने का भी जो है इनका यहाँ पर अब आइडिया आ चुका था। गुरु गोविंद सिंह जी के डेथ के बाद अब जो इसके बाद जो गुरु माने गए वो किसको बोल दिया गया? बट ऑब्वियस सी बात है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जो होली बुक है, उसी को फिर अब लिविंग गुरु यहां पर माना जाता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि गुरु गोविंद सिंह जी इनकी डेथ होती है 1708 में, इनको यहां पर किल करवा दिया जाता है और सीक्रेटली असैसिनेट किया गया वजीर खान के द्वारा इन 1708। तो यहां तक की कहानी मेरे ख्याल से सिंपल है कि इतने सारे गुरु थे और कुछ ना कुछ यहां होता रहा। एंड देन मेजर वॉज कि गुरु हरगोविंद जी के टाइम से ही मिलिटेंसी शुरुआत होती है। गुरु नानक ये गुरु आपके जो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम आते आते खालसा पंथ स्टैब्लिश हो जाता है, और गुरु गोविंद सिंह जी के डेथ के बाद अब सिखों के अगले गुरु कौन होंगे? तो वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही यहां मान लिया जाता है, ठीक है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो गई। अब जब उनकी डेथ हो गई तो अब ये सवाल है कि भाई अब आगे कैसे सिख का रिलीजन बनेगा? तो इसलिए कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब इज नाउ द लिविंग गुरु, जो इसमें लिखा हुआ है वही यहां से सिख का रिलीजन होगा। लेकिन यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी के एक ट्रस्टेड डिसाइपल थे, एक उनके डिसाइपल हैं जिसका नाम था बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर जो है अब वो यहां से सिखों को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं, ठीक है। और बंदा बहादुर आप देखोगे तो वो मुगलों के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है, और जब मुगल को खिलाफ रिवोल्ट होता है तो मुगलों का उस वक्त जो बादशाह था, एम्परर था, ही वॉज बहादुर शाह 1। अब याद करिए ये चीज मैंने आपको शायद चैप्टर नंबर
3 या चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ाई थी। बेसिकली मैंने सारे आपको औरंगजेब के बाद जो जो बादशाह आए, जो एम्परर्स आए, जिनको लेटर मुगल्स कहा गया, वो मैंने आपको बताया था। बहादुर शाह 1 है ना, फिर जहांगीर शाह देखा था हमने, फिर फर्रुख सियार की बात भी करी थी, फिर उसका मोहम्मद शाह रंगीला देखा जो बहुत लंबे समय तक रूल किया, राइट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कई सारे बादशाहों को देखा था। तो जब बंदा बहादुर नाउ ही इज बेसिकली ट्राइंग टू एक्सपैंड, और अब वो जो गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो यहाँ पर आइडिया था कि सिखों का एक टेरिटोरियल एरिया हो, एक उनका एम्पायर हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस आइडिया को फुलफिल करने के लिए, बिकॉज वो उनका डिसाइपल था, तो बंदा बहादुर ने बेसिकली गुरु गोविंद सिंह जी के आइडिया को एक्सपैंड करने के लिए क्या किया, बंदा बहादुर ने रिवोल्ट कर दिया मुगलों के खिलाफ। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, लड़ाई मुगलों से चल रही थी, जिस प्रकार से असैसिनेशन हुए थे औरंगजेब ने करवाया था, इतिहास में पहले भी जो है जहांगीर करवा चुका था, तो इस वजह से यहाँ पर एक खुन्नस तो थी ही। तो बंदा बहादुर के लीडरशिप में एक तरह से सिखों को एक्सपैंड करना शुरू किया। बंदा बहादुर ने रिवोल्ट किया। जब रिवोल्ट किया तो उस वक्त मुगल का बादशाह था बहादुर शाह 1, ठीक है। अब ये रिवोल्ट हुआ, बहादुर शाह का टेन्योर है 1709 से लेकर 1712 तक। तो बंदा बहादुर ने यहाँ पर काफी कुछ अचीव किया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मुगलों का यहाँ पर बादशाह बना फर्रुख सियार, तो फर्रुख सियार ने फिर अल्टीमेटली 1715 में बंदा बहादुर को कैप्चर कर लिया और 1716 में उसको यहाँ पर मार दिया। तो बंदा बहादुर की डेथ के साथ ही आप देखोगे कि जो अभी तक सिख यहाँ जिस प्रकार से एक्सपैंड कर रहे थे, वहां पर थोड़ा सा एक हॉल्ट जो है वो देखने को मिला, और सिख जो है वो एक बार फिर से लीडरलेस हो गए कि अब कौन यहाँ पर सिखों को आगे बढ़ाएगा। ऐसे में सिख जो है वो दो एक तरह से फैक्शंस में डिवाइड हो गए। सिख कम्युनिटी दो तरह से डिवाइड हो गई। एक वो लोग थे जो बेसिकली इनको कहते हैं बंडई, एक वो लोग हैं जिनको बोलते हैं तख्त खालसा। जो यहाँ पर बंदई हैं वो बेसिकली लिबरल थॉट प्रोसेस के लोग हैं, सिख कम्युनिटी के ही लोग हैं। सिख कम्युनिटी दो में डिवाइड हो गई। भाई जब बंदा बहादुर की डेथ हो गई तो अभी समझ में नहीं आया कि लीडर कौन है, हु इज गोइंग टू टेक, कैसे आगे बढ़ेगा सिख एम्पायर, कैसे आगे बढ़ेगा यहाँ सिख कम्युनिटी, कैसे ये एक यहाँ पर स्टेट की स्थापना की जाएगी। तो इसको देखते हुए यहाँ पर सिख कम्युनिटी दो में डिवाइडेड थी, एक थे लिबरल्स और एक थे ऑर्थोडॉक्स। तो जो लिबरल्स थे उनको बंदाई बोलते हैं और जो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स थे उनको बोलते हैं तख्त खालसा, ठीक है। अब यह जो इन दोनों के बीच में रिफ्ट थी, ऑब्वियसली बात है ना, एक लिबरल ख्याल के हैं, हर रिलीजन में होता है, एक लिबरल तबका होता है रिलीजन का, एक ऑर्थोडॉक्स होता है। तो ऑब्वियसली बात है लिबरल और जो कट्टर वाले लोग होते हैं उनके बीच में हमेशा एक रिफ्ट यहाँ पर रहती है। इस रिफ्ट को जो सिख कम्युनिटी के अंदर भी थी उसको खत्म किया गया था, उस रिफ्ट को सबसाइड किया किसके द्वारा, किसके इन्फ्लुएंस में, भाई मनी सिंह के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो रिफ्ट बिटवीन द टू ग्रुप्स एंडेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भाई मनी सिंह, ठीक है ना। तो इतना यहां तक आप कहानी याद रखिएगा कि भैया बंदा बहादुर की शुरुआत हुई, बंदा बहादुर ने रिवोल्ट किया, लेकिन फर्रुख सियार ने उसे 1715 में पकड़ के 1716 में उसको मरवा दिया, मार दिया, ठीक है। उसके बाद सिख जो है वो लीडरशिप, सिख जो है वो लीडरलेस हो गए कि आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसी वजह से सिखों के अंदर हम देखते हैं कि दो पार्ट्स यहां पर हो जाता है। एक होते हैं बंदई जो कि लिबरल थॉट प्रोसेस के होते हैं, और एक होते हैं तख्त खालसा जो कि ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के होते हैं। अब ये जो रिफ्ट होती है इन दोनों सेक्शंस के बीच में, उसको बिल्ड किया जाता है या उस रिफ्ट को कम किया जाता है किसके इन्फ्लुएंस में, भाई मनी सिंह के इन्फ्लुएंस में। यहां तक समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि लगभग इसके आप देखोगे 1784 के अराउंड देयर वाज अ पर्सन, हिज नेम वाज कपूर सिंह फैजल्लापुरिया। नाउ दिस पर्सन, इसने क्या किया कि अब इसको अपॉर्चुनिटी मिली तो इसने क्या किया, सिखों को ऑर्गेनाइज करना फिर से शुरू किया, क्योंकि रिफ्ट खत्म हो चुकी है। अब रिफ्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है, लिबरल्स और ऑर्थोडॉक्स एक साथ है, सिख को अब बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। एंड फैजल्लापुरिया बेसिकली ऑर्गेनाइज द सिक्स इनटू व्हाट, इनटू दल खालसा। दल खालसा में ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, ऑर्गेनाइज सिक्स अंडर द बैनर ऑफ दल खालसा। और दल खालसा बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम सिखों को यूनाइट करें, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे कल्चरली हो, कैसे भी हो। दल खालसा का ऑब्जेक्टिव था कि सारे सिख कम्युनिटी को हम लोग को यूनाइट करना है, बिकॉज सिख आप देख ही रहे थे डिवाइड हो गए थे, लिबरल्स हैं, एक ऑर्थोडॉक्स हैं, तो उनको यूनाइट करने का ऑब्जेक्टिव था, नॉट ओनली कल्चरली बट ऑल्सो पॉलिटिकली बट ऑल्सो इकोनॉमिकली, ये इसका आइडिया था। और जो दल खालसा है आप देखोगे उसके अंदर भी दो यहाँ फैक्शंस हुआ करते थे। एक दल खालसा में यहाँ दो सेक्शंस थे, एक था बूढ़ा दल जिसमें आपको बुढ़े यानी कि वेटरन्स मिलेंगे, और एक था यहाँ तरुणा दल जिसमें आपको यंग मिलेंगे, यंग लोग मिलेंगे। तो बेसिकली ये आर्मी ऑफ वेटरन्स कही जाती थी, उसको आर्मी ऑफ यंग कहा जाता था, ठीक है। तो ये दल खालसा जो यहाँ स्टैब्लिश किया गया था फैजुल्लापुरिया के द्वारा 1784 के अराउंड, कपूर सिंह फैजुल्लापुरिया, तो ये दो सेक्शंस में यहाँ पर दल खालसा जो है बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक सिंपल है। अब आगे देखिए जरा, अब व्हाट इज द सिचुएशन अराउंड 1780s। तो हमें एक बात समझिएगा, 1707 में औरंगजेब था, औरंगजेब की डेथ हो रही है। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो रही है, तो 1708 में यू आर फाइंडिंग दैट गुरु जो है
गुरु गोविंद सिंह जी जो है उनकी डेथ हो रही है, ठीक है ना। और 1708 में ही बंदा बहादुर इज कमिंग टू पिक्चर, गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हुई और बंदा बहादुर इज कमिंग टू पिक्चर। तो आई होप यहां तक आपको ये बात थोड़ी क्लियर हो रही होगी, ये बात आप थोड़ा समझ पा रहे होगे। मैं आपको थोड़ा बताऊं कि यार 1708 गुरु 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 नानक सिंह, सॉरी गुरु गोविंद सिंह जी की यहां पर डेथ हो रही है, ठीक है। और 1708 में ही फिर यहां पर बंदा बहादुर की लीडरशिप में चीजें आगे बढ़ रही हैं, बंदा बहादुर की लीडरशिप में चीजें आगे बढ़ रही हैं। और इधर आप देखोगे 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, औरंगजेब की डेथ हो गई। और इसके बाद 1708 में, हाँ 1707 में ही आप देखोगे, इनफैक्ट 1708 में यू विल फाइंड यहां पर बहादुर शाह गद्दी पे बैठा हुआ है, बहादुर शाह वन इज ऑन द थ्रोन। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये इनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो अब बंदा बहादुर के ऊपर ये चैलेंज था कि कैसे इसको हम यहाँ पर आगे लीडरशिप दें इसको। बंदा बहादुर ने लीडरशिप दिया, बंदा बहादुर ने रिवोल्ट किया, ठीक है, बंदा बहादुर ने रिवोल्ट किया। तो ये रिवोल्ट बंदा बहादुर का लगभग आप देखोगे 8 ईयर्स तक रिवोल्ट चलता रहा, 8 ईयर्स, 1708 से चलता रहा 1715 में। क्यों? क्योंकि 1715 में यहां पर जब 1700 आप देखोगे 13 में या 1712 में, इनफैक्ट यू विल फाइंड कि अप्रोक्सीमेटली 1712 में फर्रुख सियार जो है वो आ जाता है। और फर्रुख सियार क्या करेगा, उसको 1715 में कैप्चर कर ले। तो ये जो रिवोल्ट कर रहा था बंदा बहादुर 1708 से लेकर 1715 तक, ये 8 सालों का रिवोल्ट जो है लगभग यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1716 में यू विल फाइंड कि बंदा बहादुर को मार दिया जाता है, बंदा बहादुर का पिक्चर इज ओवर। बंदा बहादुर की पिक्चर खत्म हुई तो अब कहानी ये हुई कि अब कौन आगे कैसे बढ़ेगा। तो यहां पर इसकी अपॉर्चुनिटी फिर किसने लिया, बंदा बहादुर के बाद जो अपॉर्चुनिटी लेता है वो कौन लेता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिस इज अराउंड यू विल फाइंड कि फैजुल्लापुरिया, नाउ ही स्टार्ट्स ऑर्गेनाइजिंग दी सिख, ही स्टार्ट्स ऑर्गेनाइजिंग द सिख। और यहां पर जो सिख का ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है वो किया जाता है दल खालसा में, ठीक है। और दल खालसा में हमने देखा कि 2 फैक्शंस यहां पर भी होते हैं, एक होता है आपका जो बूढ़ा दल होता है, एक होता है आपका बूढ़ा दल होता है, ठीक है, जहां पर आर्मी ऑफ वेटरन्स होती, और दूसरा हमने देखा एक होता है तरुण दल, ठीक है, एक होता है तरुण दल। तो यहां पर जो यंग, यहां तक बात समझ में आ गया आई होप, राइट। इतनी चीजें यहां पर आपको होपफुली समझ में आ गई, बहुत बेसिक से कर रहे हैं हम लोग, तो पिक्चर समझिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से हम सिख की कहानी एकदम शुरुआत से कर रहे हैं। अब कैसे यहां पर चीजें आगे बढ़ रही हैं, सिख दल खालसा में यहां ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और दल खालसा में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है उस वक्त 1780s के टाइम पे जब फैजुल्लापुरिया इज देयर। नाउ सी सिचुएशन इज दिस कि अभी तक हमने देखा कि 1748 से लेकर 1767 तक अहमद शाह अब्दाली की रेड्स होते थे इंडिया के अंदर, राइट। और हमने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी देखा था किस प्रकार से अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था। तो अहमद शाह अब्दाली हमेशा ये रेड करते थे और पंजाब का एरिया अपने पास रखते थे, ठीक है। एक चीज तो ये हो रही थी, तो इस वजह से पंजाब कभी स्ट्रांग नहीं हो पाया। दूसरा ये कि मुगलों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और मुगलों के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी पंजाब जो है स्ट्रांग नहीं हो पाया। लेकिन नाउ 1780s आते आते हमें एक बात समझ में आ रही है कि 1707 औरंगजेब की डेथ हो गई है और औरंगजेब की डेथ के नाउ 70 साल डाउन द लाइन मुगल अंपायर बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेट हो गया है, या फिर मैं कह सकता हूं कि उसके जो लेटर मुगल्स आए वो बहुत ज्यादा वीक आए। और अब लेटर मुगल्स जो है वो कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं, मतलब या तो कह सकते हैं वीक हो गए हैं कि वो इतना उनका वो नहीं रह गया, ऑरा नहीं रह गया है। तो चूंकि मुगल्स अब वीक हो गए हैं, और दूसरी बात 1773 में अहमद शाह अब्दाली जो रेड कर रहा था भारत को, जो इन्वेड कर रहा था भारत को टिल 1767, इनफैक्ट नादिर शाह आल्सो वाज देयर। तो ये लोग जो रेड कर रहे थे अब इनका खत्म हो गया था रेड वगैरह, है ना। अहमद शाह अब्दाली की भी 1773 में डेथ हो गई। तो पॉइंट इज कि जो 2 प्रॉब्लम्स अभी तक सिखों को थी, मुगल और दूसरा अफगान, ना दोनों ही नहीं है। और इस चीज का पॉलिटिकल फायदा उठाने की पूरी प्रयास करेंगे कौन, यहां पर कंफ्यूजन अनार्की का स्टेट रहा पंजाब में, लेकिन जब इन दोनों की डेथ हो गई, सो नाउ अपॉर्चुनिटी फॉर दल खालसा टू कंसोलिडेट। तो जो यहां पर फैजुल्लापुरिया ने दल खालसा बनाया, अब उनके यहां पर पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो अब सिखों को कंसोलिडेट करें, सिखों के स्टेट को यहां पर जो कंसोलिडेट किया जाए सिखों को। तो दल खालसा हमने देख लिया, 2 वर्ग हैं उसमें, एक आपका बूढ़ा दल है और एक आपका तरुण दल है।
है ना, यानी कि एक आपका वेटरन्स का दल है और एक आपका यंग पीपल का दल है ना, ग्रुप्स है। तो अब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हम सिखों को यहां से आगे बढ़ाया जाए, उनको कंसोलिडेट किया जाए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त उस वक्त कंट्री में यानी पंजाब के इधर उधर यहाँ पे सिखों के लिए आसान हो गई थी, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली भी मर चुका है 1773 में, और मुगल भी अब यहां पर वीक हो चुके हैं। तो दल खालसा की पावर यहां पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, राइज होगा। ठीक है, दल खालसा, अब ये क्या किया दल खालसा ने, इसने जब कंसोलिडेशन शुरू किया तो इसने दल खालसा ने मिस्ल यहां फॉर्म करना शुरू किया। मिस्ल का फॉर्मेशन होता है, अब जितना बड़ा एरिया आपको पंजाब का दिख रहा है, जैसे मान लीजिए उस वक्त इतना बड़ा से कंपेयर फॉर्म हो रहा था, तो इतना बड़ा एरिया पे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके लिए दल खालसा ने मिस्ल फॉर्म करना शुरू किए। यानी कि एक तरह का मिस्ल थे ये, है ना। मिस्ल का आप एक मतलब स्टेट से निकाल सकते हो, इतने बड़े एरिया में सिखों की ये स्टेट्स की तरह हो गए। ठीक है, कितने स्टेट थे इस प्रकार के, टोटल आप देखोगे इस प्रकार के, यू विल फाइंड कि 12 स्टेट्स फॉर्म हुए थे, या 12 मिस्ल थे, 12 मिस्ल थे। एक्चुअली मिस्ल का मतलब ना, मिस्ल एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल, अलाइक, इसका मतलब होता है। वैसे आप इसका मतलब एक स्टेट से भी ले सकते हो। तो बेसिकली क्या था, दल खालसा, अब भाई समझ में आ रहा है ना कि बंदा बहादुर का काम यहां खत्म हो चुका है, बंदा बहादुर इज नो मोर, नाउ फैजुल्लापुरिया इज देयर, और फैजुल्लापुरिया ने क्या किया, मिस्ल यहां पर फॉर्म करना शुरू कर दिया, दल खालसा यहां पर फॉर्म कर दिया, दल खालसा फॉर्म कर दिया। अब दल खालसा जब फॉर्म हो गया है तो दल खालसा को आगे बढ़ाना है, कंसोलिडेट करना है पूरे अंपायर को, है ना। और कैसे का अंपायर कंसोलिडेट किया जाएगा, इन्होंने क्या किया, बना दिया मिस्ल, क्या किया, मिस्ल का फॉर्मेशन यहां पर कर दिया। आई होप द पॉइंट इज गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ना, क्या हुआ, तो अपॉर्चुनिटी फॉर दल खालसा टू कंसोलिडेट हो गया, इनके पास अपॉर्चुनिटी आ गई दल खालसा कि हम अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, और मिस्ल का मैंने आपको मतलब बता दिया कि ये लोग मिस्ल में अपने आप को फॉर्म करते हैं। इस प्रकार के 12 मिस्ल जो है यहां पर दल खालसा ने बनाए थे। ठीक है, तो ठीक है, देखिएगा, तो 1776 से लेकर 1773 के बीच में आप देखोगे इन 6-7 सालों में मिस्ल जो है, अब वो उतने बड़े एरिया में जहां हम सिखों का देख रहे हैं, वहां पर अब मिस्ल रूल कर रहे हैं। और अगर आप इन मिस्ल का अगर आप वो देखोगे कि एक्सटेंशन कहां से कहां तक रूल कर रहे हैं, तो नॉर्थ में जो हिमालयन रीजन है, माउंटेनियस रीजन से लेकर साउथ में मुल्तान तक, और ईस्ट में सहारनपुर से लेकर वेस्ट में अटॉक तक, इतने बड़े एरिया में यू विल फाइंड कि मिस्ल जो है रूल कर रहे हैं, और इस प्रकार के 12 मिस्ल जो है वो यहां पर रूल कर रहे होते हैं। आई होप द पॉइंट इज गेटिंग क्लियर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर कुछ इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। अब इन मिस्ल के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि एक्चुअली ये मिस्ल का फंक्शनिंग होता कैसे था। देखिए, यहां पर समझिएगा कि जो मिस्ल होते थे ना, यानी कि जो सिखों ने, दल खालसा ने मिस्ल स्थापित कर रखे थे कंसोलिडेशन करने के लिए, मतलब एक तरह के स्टेट बना रखे थे 12। ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे इसके चीफ हुआ करते थे, और ये जो मिस्ल होते थे इसमें इलेक्शन होता था, डेमोक्रेटिक सेटअप होता था। मिस्ल में हर आदमी अपनी बात रख पाता था, कोई अगर मुद्दा है मिस्ल के अंदर, उसको अगर सॉल्व करना है तो हर आदमी को अपनी पॉइंट्स को रख सकता है ना, यानी कि हर आदमी को वॉइस रेज करने का मौका जो है मिस्ल के अंदर मिलता था। और सबसे बड़ी बात है कि मिस्ल के जो चीफ होते थे या मिस्ल के जो मेंबर्स होते थे, उनका जो है इलेक्शन होता था, मिस्ल के मेंबर्स ही जो है उनको यहां पर चूज करते थे। तो ये सारे मिस्ल जो यहां पर थे 12, ये सारे मिस्ल जो है वो सॉवरेन थे, और कोई भी एक दूसरे के काम काज में यहां दखल नहीं देते थे, यानी कि ऑल 12 मिस्ल जो है दे वर सॉवरेन। लेकिन हाँ, ये बात भी थी कि अगर मान लीजिए कभी किसी मिस्ल को जरूरत पड़ी, किसी एक मिस्ल पे अटैक हुआ, तो बाकी मिस्ल जो है वो उनकी हेल्प भी करेंगे। ये सब चीजें भी यहां पर मिस्ल की थी। अब ये जो मिस्ल है, इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या था, बेस्ड ऑन गुरुमत्था संघ। अब गुरुमत्था संघ बेसिकली एक तरह का सिस्टम था, जो आप देखोगे विच इज अ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम जो है, यहाँ पर ये गुरुमत्था संघ जो है वो होता था, जिसके हिसाब से ये मिस्ल जो है यहाँ पर चल रहे थे। तो 12 मिस्ल यहाँ पर थे। ठीक है, और 1780 तक 12 मिस्ल यहां पर थे, और ये वही टाइम है जब आप देखोगे 2 नवंबर 1780, द बर्थ टाइम ऑफ रंजीत सिंह। अभी रंजीत सिंह का जन्म हो रहा है ना, हम कितनी पहले से पढ़ रहे हैं, हम रंजीत सिंह को जानते हैं, बेसिकली नाम ने बहुत सुना है, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। लेकिन 2 नवंबर 1780 तक आप देखोगे तो ये जब मिस्ल चल रहे हैं, 12 मिस्ल थे, और ये जो एरिया में पूरा रूल कर रहे हैं, जहां से कंपायर आखिरी में फॉर्म होगा या फिर जो बनेगा, तो वहां पर देखिए कि अभी बॉर्न हो रहे हैं, जस्ट पैदा हुए हैं रंजीत सिंह 2 नवंबर 1780, और उस वक्त 12 मिसलें हैं। अगर मैं 12 मिसलों की बात करूं तो कौन कौन सी मिसल है, तो ये 12 मिसलों के नाम है ना। इसमें से जो नाम इंपॉर्टेंट आएगा वो आएगा सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल का ही आप देखोगे तो यहाँ पर राजा थे जिनका नाम था
महान सिंह, और महान सिंह के लड़के थे रंजीत सिंह, जो बाद में आके अपने आप को टाइटल लेते हैं महाराजा का, और फिर उनका नाम जो है महाराजा रंजीत सिंह हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे उनको यहाँ पर टाइटल मिला, महाराजा कैसे बने, समझते हैं। देखो यार, एंशिएंट टाइम में भी आपने देखा था कि कैसे यहाँ पर जनपद महाजनपद हुआ करते थे, आपस में लड़ते थे। तो वैसे तो हमने देखा कि यार ये जो मिसले होते थे ना, ये आपस में लड़ते नहीं थे, है ना। बट अगेन ऑब्वियस सी बात है कि अब जब पावर गेम शुरू हो गया तो यहाँ पर ये जो 12 मिसले थे ना, अहलूवालिया, भंगी, दल्लेवालिया, फैजुल्लापुरिया, कन्हैया, देन करोड़ा सिंघिया, नक्कई, निशानिया, फुलकिया, रामगढ़िया, शुकरचकिया, शहीद, ये आपके 12 मिसल्स थे। ठीक है, और सिचुएशन ये थी कि आप देखोगे कि 1792 में जो महान सिंह थे, जो लीडर थे यहाँ पर शुकरचकिया मिसल के, उनकी डेथ हो रही है। और शुकरचकिया मिसल के जब लीडर की डेथ हो रही है तो एट दैट पॉइंट रंजीत सिंह इज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, है ना, क्योंकि हमने देखा था 2 नवंबर 1780 को रंजीत सिंह जी का जन्म हो रहा है, और 1792 में वो 12 साल के ही होंगे। तो जब उनकी डेथ होती है इनके फादर की, तो ये यहाँ पर लीडर बन जाते हैं 1792 में। अब 12 साल की उम्र में रंजीत सिंह जी जो है यहाँ पर लीडर बन गए, और विद इन अ पीरियड ऑफ 8 साल, नेक्स्ट 8 सालों में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ पंजाब में कि धीरे धीरे जो बाकी मिसल थे ना, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली वीक होने लग गए, और वीक होने की वजह से क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट भी होने लग गए। और यहां पर अब इसी चीज का फायदा उठाया किसने, रंजीत सिंह ने। और रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह अभी महाराजा नहीं हुए हैं, अभी महाराजा बनेंगे 79, अभी अब देखोगे, आगे बताऊंगा आपको मैं। तो ये क्या करते हैं कि बहुत सारे मिसलों के साथ क्या करते हैं, मैरिज अलायंस क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सारे मिसलों के साथ आप देखोगे तो ये फ्रेंडली अलायंस क्रिएट कर लेंगे, बहुत सारे मिसलों को डिफीट भी कर देंगे, क्योंकि अब ये वीक हो रहे हैं और पावर गेम शुरू हो गया। तो बाद में ये मिसल्स जो है आपस में लड़ना भी यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 1800 मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान जो अभी तक डेंजर था सिखों के लिए, वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर चल रही है सिविल वॉर। अब वहां पर सिविल वॉर है, वो अपने में बिजी हो गए 3 डिकेड्स के लिए, 30 सालों तक वो बिजी रहे, अफगानिस्तान से कुछ मतलब यहां पर नहीं रहा। ठीक है, अब ऑल मिसल हैड बिकम वीक, सारे मिसल वीक हो गए थे एक्सेप्ट द शुकरचकिया मिसल। और इसी शुकरचकिया मिसल के यहाँ पर राजा रंजीत सिंह ने फायदा उठाया, और रंजीत सिंह ने, अब ये जो भंगी मिसल था, एक और इंपॉर्टेंट मिसल था, क्योंकि भंगी मिसल के पास लाहौर था, लाहौर जो कि एक सेंट्रल पार्ट हुआ करता था उस वक्त सिखों का, है ना, जो पंजाब का जो सिखों का स्टेट बनेगा, और अमृतसर जो कि आपका कल्चरल कैपिटल बनेगा। तो ये दोनों ही एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट थे और ये भंगी मिसल के पास हुआ करते थे। रंजीत सिंह जी ने यहाँ पर क्या किया, पहले तो लाहौर को यहाँ कैप्चर कर लिया 1799 में, और फिर उसके बाद आप देखोगे अमृतसर को 1802 में कैप्चर कर लिया। तो यानी कि भंगी मिसल का भी यहाँ से नामो निशान खत्म हो गया, उसको भी वीक कर दिया, और शुकरचकिया मिसल जो है वो सबसे ऊपर जीत के निकल के आता है। और शुकरचकिया मिसल जब निकला तो रंजीत सिंह जो है वो यहाँ पर लीडर है, रंजीत सिंह इज द रूलर। और कहानी कुछ ऐसी हो गई थी, बाकी मिसलों ने भी, बाकी मिसल के जो चीफ थे उन्होंने यहाँ पर रंजीत सिंह के आगे हाथ जोड़ लिए थे कि ठीक है, और उनको अपना राजा मान लिया था। अब जो ये अलग अलग मिसलों के चीफ होते थे ना, इनको कहीं ना कहीं जमींदार बन गए, है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब लैंड ओन कर रहे हैं, पावरफुल पीपल हैं, और इनको इज्जत दी गई। ठीक है, इनको लैंड ओनर बना दिया, इनको जमींदार बना दिया, सो दे वर पावरफुल पीपल, है ना, और वो एक तरह से उनको इज्जत भी दी गई, और रंजीत सिंह जो है उनका यहाँ पर सपोर्ट भी लिए हुए थे एक प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर जो है अभी तक चल रही है। नाउ रंजीत सिंह, अफगानिस्तान में टर्मोइल है, मिसल्स डिसइंटीग्रेट हो गई हैं, ऐसे मैंने आपको बताया एडवांटेज लिया यहाँ पर किसने, रंजीत सिंह ने। और रंजीत सिंह साहब ने क्या किया, अरेंजमेंट्स किए किसी के साथ, कुछ मिसलों के साथ मैरिज अलायंस किया, कुछ मिसलों के साथ फ्रेंडली अलायंस कर लिया, है ना, और रंजीत सिंह यहाँ पर कुछ मिसलों को डिफीट करते हैं। और फाइनली आप देखोगे कि 1799 में उनको गवर्नर ऑफ लाहौर यहाँ बना दिया गया। अब लाहौर देखिए, ध्यान रखिए, लाहौर कैप्चरिंग होगा 1799 में हुआ, है ना, भंगी मिसलों से लिया गया, तो गवर्नर ऑफ लाहौर ये 1799 में बन जाते हैं फाइनली। और फिर उसके बाद आप देखोगे 1802 में मैंने बताया कि अमृतसर को भी कैप्चर कर लिया था। नाउ अब ये देखोगे जो लाइन आप देख रहे हो ना, दिस इज बेसिकली सतलज रिवर। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाले यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह का रूल हुआ करता था, और जो उसके नीचे वाले स्टेट्स हुआ करते थे सतलज के नीचे वाले, वो भी रंजीत सिंह की सुप्रीमेसी को मानते थे, लेकिन सब जगह डायरेक्ट कंट्रोल या इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है महाराजा रंजीत सिंह का नहीं था। कुछ स्टेट्स थे जो हाँ इनकी सुप्रीमेसी को मानते थे, यानी कि वो नॉट वेल कंट्रोल्ड एरिया नहीं था, और कुछ कुछ ऐसा था कि वीक था। ठीक है, ऐसा था। नाउ सिख चीफ जो थे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बिग जमींदार एंड जागीरदार। मैंने आपको बताया कि जो बाकी मिसले के यहाँ पर चीफ्स थे जिनको हराया है, इनकी साथ तो फ्रेंडली अलायंस कर लिया है, जिनके साथ या तो मैरिज अलायंस कर लिया है, या जिनको डिफीट कर दिया है, तो वो जो मिसले के चीफ थे उन लोगों को यहाँ पर बड़े बड़े जमींदार या फिर जागीरदार जो है वो बना दिया गया, यानी इनको रिस्पेक्ट रही, उनकी पावर यहाँ पर थोड़ी सी बनी रही। ठीक है, अब क्या हुआ, रंजीत सिंह साहब ने क्या किया, रंजीत सिंह ने क्या किया 1801 में उन्होंने अब सिख एम्पायर की शुरुआत करी। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा इन 1801 एंड ही स्टार्टेड द एस्टैब्लिशमेंट, ही बिगैन सेटिंग अप ऑफ द एम्पायर ऑफ सिख।
सिखों का अंपायर बनना यहां से शुरू होता है 1801 में। पावरफुल आर्मी अब रंजीत सिंह साहब ने कैसे किया, अब यहां से कैसे पूरा स्टैब्लिश करेंगे सिखों को, तो उन्होंने अपनी जो आर्मी है वो यूरोपियन लाइंस पे स्टैब्लिश करना शुरू करी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइंस पे यहां पर प्रिपेयर किया, यानी कि जिस प्रकार से यूरोपियंस ट्रेन करते हैं, जिस प्रकार से यूरोपियंस अपनी लड़ाई लड़ते हैं, टैक्टिक्स अपनाते हैं, तो उस प्रकार से अपनी अपनी आर्मी को ट्रेन किया और उसके लिए वो यूरोपियन ट्रेनर भी रखते थे अपने यहाँ। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। दूसरा, इनकी आर्मी में, महाराजा रणजीत सिंह जी की आर्मी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ वर्णा सिस्टम, किसी भी बेसिस पे कोई भी यहाँ पर डिवीजन नहीं था। इसका मतलब हर कास्ट का व्यक्ति, हर रिलीजन का आदमी जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के आर्मी में यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, नाउ इट इज सेड दैट आफ्टर इंग्लिश, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के बाद सबसे पावरफुल जो किसी की यहाँ पर आर्मी थी तो वो सिखों की ही थी, बिकॉज बहुत सारे एबल जनरल जो है वो सिखों में थे, जैसे फॉर एग्जांपल मुकाम चंद, दीवान चंद, हरि सिंह और रामदयाल। ये जो बड़े बड़े यहाँ पर इंपॉर्टेंट नाम है जो एबल जनरल्स थे सिखों की आर्मी के अंदर। तो महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी आर्मी को यहाँ पर स्टैब्लिश जो है वो कर लिया था। राइट, अब यहां पर क्या हुआ कि एक खबर समझ में आती है, और वो खबर ये आती है कि भाई जो नेपोलियन है और जो रशिया का अलेक्जेंडर वन है, ये अलेक्जेंडर वन रशिया वाला है, दूसरा है ये, तो अलेक्जेंडर वन रशिया का और फ्रांस का नेपोलियन, ये दोनों के बीच में ट्रीटी हुई है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टिल्सिट। ट्रीटी ऑफ टिल्सिट 1807 में साइन हुई थी, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि हम दोनों लोग मिलकर, यानी कि नेपोलियन और अलेक्जेंडर वन, ये मिलकर लैंड रूट के थ्रू भारत में इन्वेजन करेंगे। अब ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो अंग्रेजों को लगा कि अब कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा, तो अंग्रेजों की यहाँ पर एक पॉलिसी सामने आई जिसका डिस्कशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में किया था, दैट इज रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी क्या था कि भाई जैसे मान लीजिए कि बंगाल है अब अंग्रेजों के पास, तो उन्होंने अवध को कैप्चर किया, अवध को हराया, लेकिन अवध को पूरा कैप्चर नहीं किया, अपने कंट्रोल में नहीं लिया फुल्ली, है ना। एक बफर स्टेट उसको बना लिया कि कभी अगर अफगानों का हमला हुआ तो पहले बिहार पे होगा, पहले अवध पे होगा, है ना, पहले नॉट बिहार, पहले अवध पे ही होगा। ठीक है, और जब अवध पे होगा तो अवध एक बफर स्टेट होगा, तो एक तरह से क्या, बफर स्टेट विल हेल्प द इंग्लिश। तो ये रिंग फेंस पॉलिसी थी यहाँ पर जो शुरू कर दी। अब उनको पता चला कि भैया अंग्रेजों, ये जो नेपोलियन है और यहाँ पर अलेक्जेंडर वन, ये दोनों रेड करने आ रहे हैं, इनकी ट्रीटी हो गई है, तो जाहिर सी बात है जब ये रेड करेंगे तो रास्ते में कई सारे कंट्रीज मिलेंगे, जैसे ईरान मिलेगा, अफगानिस्तान मिलेगा, पंजाब मिलेगा, सिंध मिलेगा, ये कंट्रीज मिलेंगे। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अब अंग्रेजों का टैक्टिक्स ये होगा कि जब ये लोग आए यहाँ पर रेड करने, भारत के अंदर घुसे, मान लो ये आपका, मैं एक रफ आइडिया यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ये आपका इंडिया हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक रफ लेके चलते हैं। चलो एक रफ आइडिया ले लिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए ये इन्वेजन होगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या पड़ेगा, ईरान पड़ेगा, है ना, अफगानिस्तान पड़ेगा, क्या पड़ेगा, पंजाब पड़ेगा, सिंध पड़ेगा। तो अब अंग्रेजों को पता है कि यार हमारा एरिया जो है वो कौन सा है, हमारा कहाँ तक का एरिया, हमारा ऐसा एरिया, अंग्रेजों का इतना बड़ा कैप्चरिंग हो गया था। ठीक है, अंग्रेज जो है वो इतने बड़े एरिया में यहाँ पर कैप्चर करके बैठे हुए थे, पूरा कैप्चर करके बैठे हुए थे। तो इनको लगा कि अंग्रेजों को जब ये लोग आएंगे यहाँ रेड करने तो हमारा ईरान भी हमको मिलेगा, अफगानिस्तान ही मिलेगा, पंजाब भी मिलेगा, सिंध भी मिलेगा। तो एक काम करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, एक बफर बनाते हैं पहले अपने, ताकि क्या हो कि जब यहाँ पर ये अटैक हो तो ये अटैक पहले किस पे हो, पहले इन जगह अटैक्स हो। तो बफर कैसे बनाते थे, रिंग फेंस पॉलिसी क्या थी कि अब अंग्रेज क्या करते थे, ये जो कंट्रीज, ये जो पहले जगह है, रीजन्स हैं जो अंग्रेजों से पहले यहाँ लाई कर रहे हैं, वहां पर अपना डेलीगेशन भेजते थे, यानी कि अपने एक आदमी को भेजते थे, डेलीगेशन भेजते थे, एक टुकड़ी भेजते थे, सेना भेज देते थे और कहते थे कि आपको हेल्प करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सिंध के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है, एक सिंध को अलग करना है डिस्कस, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है आपका पंजाब, इसको हमें आज डिस्कस करना है। अब ये खतरा चूंकि मंडराने लगा था कि नेपोलियन या फिर ये अलेक्जेंडर वन का हमला होगा, इसलिए पंजाब पे थोड़ी शामत आई। अब क्या किया, अंग्रेजों ने यहाँ पर एक डेलीगेशन भेजा पंजाब की तरफ, है ना, और ये थे चार्ल्स मेटकाफे। चार्ल्स मेटकाफ जो है वो यहाँ जाते हैं और इनको भेजा जाता है, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे मिंटू, वो भेजते हैं चार्ल्स मेटकाफे को और जाके यहाँ पर कहते हैं कि देखिए ऐसा है, अटैक वटैक हो सकता है, थोड़ा हम आपको सपोर्ट करेंगे या फिर, और यहाँ पर ट्रीटी विटी साइन हुई। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या हुआ अब आगे देखते हैं। आई होप इतना पहले आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रीटी ऑफ तिलसित का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर पे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर अभी आप देखोगे 1809 में साइन होगी और अंग्रेज साइन करवाएंगे
महाराजा रंजीत सिंह से, है ना। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि यार ये अटैक हो सकता है। अब इनका टैक्टिक्स क्या था कि भाई पहले बफर स्टेट क्रिएट करो। बफर स्टेट कैसे क्रिएट करेंगे? रिंग फेंस पॉलिसी के थ्रू। तो ट्रीटी ऑफ तिल्सर के तहत ये लग रहा था कि भाई अलेक्जेंडर वन और नेपोलियन अटैक करेगा और इन्वेड करने का आइडिया है लैंड रूट के थ्रू। तो एक काम करते हैं, रिंग फेंस पॉलिसी को शुरुआत करते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी के तहत हम क्या करेंगे? अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, इन सबको, ईरान को बफर स्टेट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? इन यहाँ पर डेलीगेशन भेजेंगे, इनसे नेगोशिएशन करते हैं और यहाँ पर इनको आर्मी लगाते हैं अपनी, ताकि जब ये लोग अटैक करें तो पहला अटैक यहीं पर हो जाए, जो लड़ना कटना है यहीं पर लड़ कर जाए, ताकि आने वाले इन्वेडर्स की पावर कम हो जाए। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट डेलीगेशंस टू द हेड्स ऑफ दीज स्टेट्स। इन स्टेट्स को यहाँ पर अपना डेलीगेशन जो है वो भेजते हैं। नाउ अब हुआ, हम यहाँ पर सिंध की बात मैंने कहा ना अलग से करेंगे, ठीक है, अफगानिस्तान ये सब टॉपिक्स अलग से आएंगे, बट अभी हम लोग चूंकि पंजाब पढ़ रहे हैं आज, तो बेसिकली हमारा डिस्कशन पंजाब पे होगा। पंजाब के रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह। इनको डेलीगेशन भेजा जाता है। लॉर्ड मिंटो यहाँ पर थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे इस वक्त यहाँ पर। चार्ल्स मेटकैफे को भेजते हैं एज डेलीगेशन। जब जाते हैं तो यहाँ पर ये कुछ प्रपोजल देते हैं। प्रपोजल मैंने नेक्स्ट वाले स्लाइड में लिख रखे हैं। अब क्या प्रपोजल होता है कि जैसे मान लीजिए ये पूरा आपका पंजाब वाला सिख वाला टेरिटरी है और ये नदी बह रही है सतलज की, ठीक है ना, ये सतलज बह रही है। तो यहाँ पर ये बोला चार्ल्स मेटकैफे ने आके कि भैया ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो नदी है ना, इस नदी के इधर ही आप देखोगे, यू विल रिमेन इन दिस साइड ऑफ द नदी ओनली, इधर वाला एरिया हम देख लेंगे। अब ये जो प्रपोजल था अंग्रेजों का, ऑब्वियसली बात है रंजीत सिंह जी को ये गवारा नहीं होगा। महाराजा रंजीत सिंह को इस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह सभी पे अपना कब्जा कर रहे हैं और सतलज के इस साइड वाली टेरिटरीज भी उन्हीं के कंट्रोल में थी, ऑल्दो इनडायरेक्टली, या उनका कंट्रोल तो था। तो यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि हम ठीक है, हम इसको बाउंड्री मान लेंगे, लेकिन दो यहाँ पर कंडीशंस है मेरी। तो महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि दो कंडीशन। पहली कंडीशन ये कि अगर मेरी और अफगानों की लड़ाई हुई तो आप न्यूट्रल रहेंगे। ऐसा ना हो कि आप अफगान से हमसे बदला लेने के चक्कर में आप अफगानों को साइड ले ले उनका, और हमको फिर आप हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाए। तो जब अगर कभी अफगान और यहाँ पर सिखों की लड़ाई होगी तो यू विल बी न्यूट्रल। और दूसरा बात कि ठीक है, हम इसको बॉर्डर मान लेंगे, लेकिन इसमें भी हमारी ही यहाँ पर पहचान हो, यानी कि हम राजा हम ही रहे इस एरिया के, आपको करना हो कर लो। जाहिर सी बात है नेगोशिएशंस फेल हो गए, क्योंकि अंग्रेज ये नहीं मानना चाहते थे। अंग्रेज को क्या चाहिए था? पंजाब स्टेट को बफर स्टेट बनाना है ना, क्योंकि अटैक होगा तो हमको इसको बफर स्टेट क्रिएट करना है, और ये बफर स्टेट क्रिएट नहीं हो पा रहा था महाराजा रंजीत सिंह के रहते। आई होप द पॉइंट इज गेटिंग क्लियर, ठीक है ना। तो ये प्रपोजल्स हैं जो यहाँ पर मेंशन भी हैं, आई होप ये आप देख पाएंगे। द प्रपोजल्स, द प्रोस्पेक्ट जो हो रहे थे कि ज्वाइंट अटैक हो सकता है फ्रांस और रशिया का, है ना, और ये हम देख ही लिए कि भाई लैंड रूट के थ्रू होगा। तो लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ को भेजा, लाहौर भेजा, है ना, और महाराजा रंजीत सिंह वहीं पर थे 1807 में। तो रंजीत सिंह साहब ने ऑफर किया टू एक्सेप्ट, ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा मेटकाफे साहब आपके प्रपोजल को, ये जो आपने ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस बोला है ना, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मेरी भी दो शर्तें हैं, मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा। पहला क्या? इंग्लिश रिमेन रहेगा न्यूट्रल, जब भी कभी मान लीजिए सिख और अफगान वॉर होगी उसमें इंग्लिश को न्यूट्रल रहना है। और दूसरा, रंजीत सिंह जो है, रंजीत सिंह वही, यानी कि मैं कंसिडर रंजीत सिंह सॉवरेन ऑफ द एंटायर पंजाब, आप मुझे ही सॉवरेन मानेंगे, आपको मुझे ही सॉवरेन मानना पड़ेगा। नेगोशिएशंस फेल हो गए, लेकिन कंडीशन 2 सालों में ऐसी चेंज हो गई, 1807 की बात से लेकर 1809 तक कंडीशंस ऐसी हो गई। अंग्रेज यहां पर थोड़े और पावरफुल हो गए थे, और साथ ही अभी तक जो डर था कि नेपोलियन का यहाँ पर डर मंडरा रहा था अलेक्जेंडर का, वो खत्म हो गया था, है ना। इन द चेंज पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चेंज हुआ? नेपोलियन रिसीड कर गया, नेपोलियन का डेंजर जो था वो रिसीडेड, वो खत्म हो गया, और इंग्लिश जो है इस टाइम में और ज्यादा असर्टिव हो गए। अल्टीमेटली महाराजा रंजीत सिंह को यहाँ पर ट्रीटी साइन करनी पड़ी, और ये है आपकी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि साइन होती है 25 अप्रैल 1809 को विद द कंपनी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर यहाँ पर फाइनली साइन हो गई, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर जब साइन होती है तो इसके क्या क्या प्रोविजंस थे उसको जरा देखते हैं। देखिए, पहली बात, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जब साइन हुई, महाराजा रंजीत सिंह ऑब्वियसली ही वाज नाउ इन प्रॉब्लम, तो उनका जो सपना था एक बड़ा सा सिख स्टेट स्टैब्लिश करने का, उस पर एक लगाम लग गई, है ना। इट चेक्ड, यानी कि चेक मतलब कंट्रोल्ड, वन ऑफ द, यानी कि स्टॉप्ड, हॉल्ट कर दिया वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड एम्बिशंस ऑफ रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का जो एक एम्बिशन था ना कि हम यहाँ पर एक सिख नेशन बनाएंगे, एक एंटायर सिख नेशन स्टैब्लिश करेंगे, उस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लग गया। एक्सेप्टिंग रिवर सतलज को यहाँ पर बाउंड्री मान लिया गया था फॉर हिज डोमिनियंस एंड द कंपनी, कि ठीक है सतलज के उस पार आपका टेरिटरी हो गया, इस पार हमारा टेरिटरी हो गया, इसको मानना पड़ गया। देन इन जून 1838, अब 80 अब ये ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी साइन हो रही है 1809 में, ठीक है। अब ट्रीटी खत्म हो गई, अब आगे चल रहे हैं। अब ये पॉइंट ट्रीटी के अंदर नहीं आ रहा, ये 2 पॉइंट ट्रीटी के थे, ये 2 पॉइंट्स आपके ट्रीटी के हैं। अब जरा सुनिए,
In June 1838, Ranjit Singh was compelled by political compulsions to sign the Tripartite Treaty with English. अब Tripartite Treaty क्या साइन हुई, इसमें एक तीसरा पार्टी कौन आ गया? देखो क्या था कि अब अफगानिस्तान को भी तो बनाना था अपना बफर स्टेट, है ना भाई, ईरान को भी बनाना था, अफगानिस्तान को भी बनाना था, पंजाब को भी बनाना था, राइट, और ये आपका सिंध को भी बनाना था भाई, यही तो बफर स्टेट बनाना था और यही इनका पॉलिसी था। और कैसे बनाएंगे? रिंग फेंस पॉलिसी से बनाएंगे, रिंग फेंस पॉलिसी होगा। तो ट्रिपार्टाइट जो यहाँ पर ट्रीटी साइन हुआ वो किस किस के बीच में? एक तो यहाँ पर ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ही, फिर उसके बाद पंजाब था यानी महाराजा रंजीत सिंह, एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का यहाँ पर रूलर। अब यहाँ पर ये क्या चाह रहा था, ब्रिटिश क्या चाहते थे कि पंजाब रास्ता दे निकलने का, कि हम भाई अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि अफगानिस्तान में जो भी रूलर है उसको हटा के अपना रूलर, शायद उसका नाम समथिंग दोस्त करके कुछ था, दोस्त मोहम्मद करके उसका नाम था, दोस्त खान या दोस्त मोहम्मद उसका नाम था, उसको वहां रखेंगे। तो 1838 में रंजीत सिंह साहब को, महाराजा रंजीत सिंह को यहां कंपेल किया गया कि आप पीटीटी साइन करिए। इसके तहत पंजाब से रास्ता लिख दिया जाएगा निकलने का, पंजाब से रास्ता दिया जाएगा निकलने का, ठीक है, कि आप अफगानिस्तान जाइए। नाउ रंजीत सिंह रिफ्यूज टू गिव पैसेज टू द ब्रिटिश आर्मी थ्रू हिज टेरिटरीज, मना कर दिया, टू अटैक दोस्त मोहम्मद द अफगान आमिर, है ना, इसको अटैक करने के लिए और अपना आदमी रखने के लिए। मैं दूसरा नाम को भूल रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद को हटाना है, जो अफगान का आमिर है यहाँ पर, अफगान का रूलर एक तरीके से, उसको हटाना है और अपना नुमाइंदा अफगानिस्तान में रखना है। और उसके लिए रास्ता मांगा था ब्रिटिश से, पंजाब से महाराजा रंजीत सिंह से, जिसको महाराजा रंजीत सिंह ने मना कर दिया। तो अब ऑब्वियस सी बात है, मना हो गया। रंजीत सिंह साहब की डेथ हो गई 1839 जून में। और उसके बाद आप देखोगे पंजाब या सिखों के अंदर एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता है और वहां से चीजें जो है इतर बितर होना शुरू हो जाती है। विद हिज डेथ द प्रोसेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हिज एम्पायर बिगैन, यानी कि सिखों का एम्पायर जो स्टैब्लिश हुआ था 1801 के अराउंड, अब वो यहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सिंपल बात है, ठीक है। अब जरा आगे देखिएगा, यहाँ पर एक आपको फैमिली ट्री यहाँ पर दिया हुआ है। इस फैमिली ट्री को जरा आप देखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह जो है, आप देखो इनकी कई सारी वाइफ्स थी, लेकिन यहाँ पर ये जो वाइफ जिन्होंने सन को जन्म दिया, सन को, ठीक है, वो यहाँ पर कुछ ही थी। जैसे आप देखोगे मेहताब कौर, दौतर कौर, जिंदल कौर, रतन कौर और दया कौर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सिंपल तरीके समझ लेते हैं कि मेहताब कौर से शादी हुई, अब यहाँ पर इशार सिंह का तो डेथ हो गया, बाकी दो सन को इलेजिटिमेट डिक्लेयर किया कि भैया ये इलेजिटिमेट चाइल्ड है, और महाराजा रंजीत सिंह ने इनको अपना लड़का मानने से मना कर दिया, ठीक है। तो इनको इनका पत्ता कट गया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जो रतन कौर और दया कौर, ये एक्चुअली देखोगे तो वाइफ्स ऑफ साहिब सिंह भंगी की भी वाइफ्स थी। बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने इनसे भी शादी कर ली थी। तो एक्चुअली इनके लड़कों को भी उतना वेटेज नहीं मिला पॉलिटिक्स के अंदर, सिख की पॉलिटिक्स में या सिखों की जो हायरार्की है उसमें इतना वेटेज नहीं मिला। तो यानी इनका भी सिस्टम यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। तो अब बचता कौन है? दतर कौर की यहाँ पर लड़का खड़क सिंह और जिंदल कौर दलीप सिंह। दलीप सिंह की जो उम्र है मात्र अभी जो है ऑन द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, ही इज ओनली 5 months ओल्ड, सिर्फ 5 महीने का बच्चा है अभी ये, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर ओनली ऑप्शन वाज खड़क सिंह। खड़क सिंह को यहाँ पर राजा बनाया गया, खड़क सिंह बिकेम द रूलर ऑफ सिख एम्पायर, ठीक है। खड़क सिंह के बाद आप देखोगे तो उनका लड़का नवनिहाल सिंह, वो यहाँ पर बादशाह बना। अब होता क्या है कि होता ये है कि खड़क सिंह की जब डेथ होती है तो खड़क सिंह की डेथ में जब फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल से वापस लौट रहे होते हैं, तो नवनिहाल सिंह जो उनका लड़का होता है खड़क सिंह का, उसके ऊपर एक पत्थर गिर जाता है बड़ा सा, जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है सेम डे। तो खड़क सिंह की भी डेथ हो गई और नवनिहाल सिंह की डेथ हो गई। अब नवनिहाल सिंह की शादी हो चुकी होती है और उनकी वाइफ होती है, वो प्रेग्नेंट होती है ना, जिनका नाम था चांद कौर। चांद कौर जो है, जो उनकी वाइफ थी, वो एक डेथ बच्चे को पैदा, मतलब बॉर्न डेथ बच्चा, एक मरा हुआ बच्चा जो है वो पैदा होता है। तो जो होप्स होते हैं कि ठीक है, चांद कौर कहती है भैया मेरे पेट में बच्चा है, या आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है, तो बेसिकली मैं एक रीजेंट बनूंगी उस बेटे की जो कि पैदा होने वाला है। बट चांद कौर जब यहाँ पर चांद कौर जब जो है बर्थ देती है तो वो एक डेड चाइल्ड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर ऑप्शन कौन होगा, किसको राजा बनना चाहिए? तो शेर सिंह का यहाँ पर जो है मन होता है कि भैया हमें राजा बनना है, और शेर सिंह यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के कहता है भैया मैं राजा हो गया। लेकिन 1843 में उसको भी यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाता है। नाउ द ओनली ऑप्शन इज दलीप सिंह। तो आप देखोगे दलीप सिंह नाउ बिकम्स द किंग या फिर रूलर ऑफ सिख, ठीक है। कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा, है ना। इनको इतना मिला नहीं सिनारियो, इनका यहाँ पर सिनारियो वो हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा कि महाराजा दलीप सिंह थे, महाराजा दलीप सिंह छोटा है अभी, तो उनकी माँ जो थी जिंदल कौर, वो एक तरह का रीजेंट रहेगी, और जो वजीर था उसका नाम था हीरा सिंह डोगरा। अब सिनारियो समझिए पंजाब का कैसे चल रहा है। महाराजा दलीप सिंह इज नाउ हियर,
ठीक है। नाउ वो महाराजा रणजीत सिंह, नाउ ही इज महाराजा दलीप सिंह इज नाउ द रूलर, ठीक है। छोटा है अभी, माइनर है, तो जिंदल कौर तो मदर, वो रीजेंट है। और इधर आप देखोगे तो वजीर कौन है, वजीर आपको मिलेगा हीरा सिंह डोगरा। सब आपको किताब के अंदर नाम मिलेंगे, डोंट वरी, एक बार किताब जरूर पढ़िएगा आप। तो जिंदल कौर की बात करेंगे रीजेंट, तो इनके एक भाई थे जवाहर सिंह, और इधर इनका एक यहाँ पर लवर थे जिनका नाम है लाल सिंह, ठीक है। अब सिनारियो क्या था कि जो यहाँ पर हीरा सिंह डोगरा थे, जो वजीर थे, इनके ऊपर एक तरह से भैया आरोप लगा कि ये पूरा जो खजाना है, ट्रेजरी है, वो लूट पाट के भाग गए हैं, ले गए हैं। तो अल्टीमेटली हीरा सिंह डोगरा को पकड़ा और उसको मार दिया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। एक तो ये चीज हुआ। इनके एलिमिनेशन के बाद गद्दी पे कौन बैठा, ये जो इनके भाई था, जिंदल कौर का जो भाई है, वो यहाँ पर वजीर बन गया, जवाहर सिंह। अब जवाहर सिंह को ये लगा कि भैया ये जो एक और लड़का जो है ना, यहाँ पर एक और रंजीत सिंह का एक और लड़का था यहाँ पर, पशौरा सिंह जो है, माइट भी अब दलीप सिंह को मार दे और वो खुद गद्दी बैठ जाए। इस एक्सपेक्टेशन में कैसा हो सकता है, जवाहर सिंह ने यहाँ पर पशौरा सिंह को मरवा दिया। जब ऐसा किया तो वो खुद की पॉलिटिक्स में फंस गया और फिर जवाहर सिंह को भी एलिमिनेट कर दिया गया। नाउ यू विल फाइंड कि लाल सिंह जो था उसको जगह मिल गई, लाल सिंह कम्स टू दिस पिक्चर, नाउ ही बिकम्स द वजीर। नाउ रीजेंट इज जिंदल कौर एंड वजीर यू विल फाइंड इज लाल सिंह। तो बढ़िया एकदम यहाँ पर जिंदल कौर का हिसाब किताब सेट यहाँ पर हो गया था, एंड महाराजा दलीप सिंह यहाँ पर इस प्रकार से रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है राइट नाउ कि महाराजा रंजीत सिंह इज नो मोर, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्याओस हमको देखने को मिल रहा है। और आप देखोगे कि 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद बहुत ही क्विक सक्सेशन में 4-5 साल के टेन्योर में आप देखोगे 4-5 यहाँ पर राजा चेंज हुए बहुत ही क्विक सेशन में। तो पंजाब में एक तरह का या सिखों की टेरिटरी अंपायर में बहुत बड़ा हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा टर्मोइल देखने को मिल रहा है ना। जो एबल जनरल्स थे जैसे कि मोहकम चंद, है ना, ये सब लोग खत्म हो चुके हैं, उनकी जगह किसने दे रखी है, तेजा सिंह। नाउ तेजा सिंह इज देयर। अब ये जो एबल जनरल थे ना, अभी हमने देखा था जो महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में थे, वो 4 जो नाम बताए थे मैंने, अब वो दे आर नो मोर। अब उनकी जगह कौन है, तेजा सिंह। देन यू विल फाइंड आर्मी जो है, अब उसको रेगुलर पेमेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि भैया दलीप सिंह इज छोटा माइनर और कोई देखभाल करने वाला इतना है नहीं, कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है। तो चूंकि आर्मी को रेगुलर सैलरी नहीं मिलेगी तो बट ऑब्वियस सी बात है आर्मी फिर इनडिसिप्लिन हो जाएगी। तो सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लम्स पंजाब के लिए, आप कह सकता हूँ सिखों के लिए बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। नाउ इसी बैकड्रॉप में हम यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है। अब अंग्रेजों को यहाँ पता है कि पॉलिटिकल क्योस है पंजाब के अंदर, महाराजा रंजीत सिंह इज नॉट नो मोर देयर, पंजाब में पॉलिटिकल एनार्की चल रही है ना, एनार्की इज देयर इन लाहौर। इससे अच्छा ऑप्शन हमें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई है, पावर स्ट्रगल चल रही है, कौन राजा बनेगा कौन नहीं चलेगा, इस चीज को लेकर यहाँ पर डोमिनेशन लड़ाइयां हो रही हैं। सस्पिशियस अमंग द सिख आर्मी अराइजिंग फ्रॉम इंग्लिश मिलिट्री कैंपेन्स। नाउ अब सिख जो आर्मी थी, अब उसके अंदर सस्पिशन क्रिएट हो रहा है कि अंग्रेज कुछ तो कैंपेन चला रहे हैं हमारे खिलाफ, और उनको लग रहा था कि भाई चूंकि हमारा राजा अभी यहाँ पर छोटा है, माइनर एक तरह का है, तो शायद हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, अंग्रेज कुछ तो कैंपेन यहाँ कर रहे हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दिस सस्पिशन क्या हुआ साथ में, और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंग्लिश ट्रूप्स बीइंग स्टेशन्ड विद द लाहौर किंगडम। अब यहाँ पर लाहौर किंगडम में ज्यादा अंग्रेजों की जो ट्रूप्स हैं वो स्टेशन होने लग गए। तो ये सब चीजें एक प्रॉब्लम माइंड में रख रहा है कि भाई अंग्रेज यहाँ कुछ तो करने वाले हैं, एंड दिस बिकेम द रीजंस फॉर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, जो आपकी 1845 से 1846 साल 1.5 साल यहाँ चलती है। कोर्स ऑफ द वॉर में लड़ाई शुरू होती है यहाँ पर दिसंबर 1845 में ही शुरू हुई। 20,000 से लेकर 30,000 ट्रूप्स थे ब्रिटिशर्स के, और जबकि आप देखोगे कि सिखों के साइड से यानी महाराजा दलीप सिंह की तरफ से आप देखोगे तो यहाँ लाल सिंह वॉज द कमांडर, है ना, लाल सिंह वॉज द वजीर। तो उनके तरफ 50,000 यहाँ पर लोग थे, 50,000 मैन वेयर देयर। ना 20-30,000 कहाँ और कहाँ 50,000। उसके बाद भी आप देखोगे लाहौर फेल टू द ब्रिटिश, और यहाँ पर लाहौर फेल, जब हुआ गिर गया, मतलब लाइक लाहौर वेंट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ सिखों के हाथ से चला गया एंड वो ब्रिटिश के पास चला गया ऑन February 20, 1846 विदाउट अ फाइट। लड़ना ही नहीं पड़ा। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो भी तेजा सिंह जैसे लोग थे, है ना, तेजा सिंह जैसे लोग थे जो सिखों की तरफ थे, जो सिखों की आर्मी में थे, है ना, ये खुद ही बगावत कर देते। बगावत इन द सेंस कि भैया ये थे तो इनकी आर्मी में, लेकिन ये सपोर्ट ब्रिटिशर्स को कर रहे थे। तो लड़ाई लड़नी नहीं पड़ी, लड़ाई हुई नहीं ना, ये लोग ऐसे ही अपने आप को क्या कर दिए, गिव कर दिए, ऐसे ही हो गया। तो ये यहाँ पर कोर्स ऑफ वॉर के टाइम में हुआ। ट्रीटी ऑफ लाहौर यहाँ पर साइन होती है आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ये बात ध्यान रखिएगा। इट वॉज साइन ऑन 8 मार्च 1846, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या क्या बोला गया, देखो पहला चीज तो ये बोला गया कि दलीप सिंह को मान लिया गया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है भैया रूलर यही है अंडर रानी जिंदल,
ठीक है, एज रीजेंट। तो दलीप सिंह विल बी द रूलर, वी एक्सेप्टेड, एंड रीजेंट विल बी देयर, ये भी हमने मान लिया। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात हमने मान ली, तुम ही रूलर, ओके, बट तुम अपनी अब आर्मी को कम करो। क्या करोगे इतनी बड़ी आर्मी रख के? तो यहां बोला गया द स्ट्रेंथ ऑफ द सिख आर्मी वॉज रिड्यूस्ड, सिख की आर्मी को रिड्यूस कर दिया। लेकिन फिर अपने लोग क्यों रख दिए वहां पर हुआ क्या? ब्रिटिश रेसिडेंट भेज दिया गया, वॉज टू बी स्टैब्लिश्ड एट लाहौर अंडर हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस के अंडर यहां पर एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो भेजा गया। अब आपको पता है अंग्रेज यही करते ही थे, है ना, लड़ाई लड़ने के बाद अपना नुमाइंदा वहां बैठा देते थे। तो एक तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे देखो यहाँ पर ब्रिटिश जो है वो कब्जा कर रहा है, धीरे धीरे सिखों के ऊपर कब्जा हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लड़ाई हुई, ऑब्वियसली जो खर्चा होता था, अंग्रेज यही करते थे कि जब खर्चा होता था लड़ाई में, तो वो जीतने के बाद उसी पार्टी से यहाँ पर खर्चा मांगते थे कि तुमने लड़ाई लड़ी है, तुम्हारे वजह से सब चीजें हुआ है, वापस करो, हमें पैसा दो। तो वॉर इंडेमनिटी यहाँ पे करने को बोला गया ऑफ मोर देन 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ रुपए की वॉर इंडेमनिटी मांगी अंग्रेजों ने कि तुम्हारे वजह से इतना खर्चा हुआ है, हमें 1 करोड़ रुपए दो। अब जाहिर सी बात है इतना पैसा नहीं दे पाए, तो जैसे क्या हुआ, क्या कश्मीर दे दिया गया, किसको? कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू, ये बेच दिया गया गुलाब सिंह को। और गुलाब सिंह ने फिर लगभग आप देखोगे कि 75 लाख रुपए में ये कश्मीर दे दिया था, किसको? अंग्रेजों को। मतलब गुलाब सिंह पेड 1,75 लाख टू ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड जालंधर दोआब वाज एनेक्स्ड टू द कंपनीज डोमिनियन, और जालंधर का जो दोआब वाला एरिया था वो भी कंपनी के पास आ गया। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का सिचुएशन कैसे बना? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई कि किस प्रकार से बंदा बहादुर का रिवोल्ट हुआ, है ना। बंदा बहादुर ने रिवोल्ट किया, और उस वक्त आप देखोगे तो सिखों में उनकी डेथ के बाद एक तरह का फैक्शन डिवाइड हो गया। कुछ एक यहाँ लोग थे जो नरम, जो उसके वैसे थे, कह सकते हैं कि उनको बोलते हैं बंडाई, है ना, यानी कि लिबरल थॉट के। कुछ थे जो तत् खालसा यानी कि ऑर्थोडॉक्स थे। तो एक पॉलिटिकल क्योस था, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी अपॉर्चुनिटी किसने लिया? इस अपॉर्चुनिटी को फैजल अपुरिया ने कंप्लीट किया कि भैया वो कॉन्सोलिडेट करना शुरू कर दिया। दल खालसा में ऑर्गेनाइज करने लगे सिखों को, है ना। और फिर वहां हमने देखा 2 फैक्शन बनते हैं, वेटरन्स का एक फैक्शन होता है और एक यंग का फैक्शन होता है। ये सब चीज़ हम देखते आ रहे हैं, है ना। और फिर हमने पूरी कहानी कैसे यहाँ पर ये चलती रही, सब पूरा यहाँ तक हम लोग आ गए। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हो गई है, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई। लेकिन अब ट्रीटी ऑफ लाहौर जो साइन हुई, ये बड़ी सफोकेटिंग थी, और अंग्रेज जो वो क्या कहते हैं, जो सिख जो थे वो इससे बहुत खुश नहीं थे, है ना, कि भाई ये तो बड़ी सही नहीं है। सिख जो है इससे खुश नहीं थे, इसलिए एक और ट्रीटी साइन करी गई, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। सिख्स वेर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर ओवर द इशू ऑफ कश्मीर। कश्मीर के मुद्दे को लेकर यहाँ पर सिख जो है वो राजी नहीं थे, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था ट्रीटी ऑफ लाहौर में जो लिखा है। उन्होंने कहा हम एक और ट्रीटी साइन करेंगे, और ट्रीटी ऑफ भैरोवाल यहाँ पर साइन हुई। रानी जिंदन वॉज रिमूव्ड एज रीजेंट, रानी जिंदन को हटा दिया गया, एंड काउंसिल ऑफ रीजेंसी फॉर पंजाब वॉज सेटअप। अब यहाँ क्या किया गया कि अभी तक जो महाराजा दलीप सिंह थे, जिनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, ठीक है, तो इनके अभी तक रीजेंट कौन था? ट्रीटी ऑफ लाहौर तक रीजेंट ही मान लिया गया था कि रानी जिंदन इज द रीजेंट, ठीक है, मान लिया गया रीजेंट। लेकिन अब ट्रीटी ऑफ भैरोवाल जब साइन हुई तो रानी जिंदन को हटा दिया गया, और कहा गया कि इसकी जगह रीजेंट के तौर पे एक काउंसिल होगा, और इस काउंसिल को यहां पर आप देखोगे कि हेड करने को दे देंगे एक व्यक्ति को भी आगे चल, ठीक है। एंड काउंसिल ऑफ रीजेंसी फॉर पंजाब वाज सेटअप, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज गेटिंग क्लियर कि क्या हुआ ट्रीटी ऑफ भैरोवाल से। ये रीजेंसी भी खत्म कर दी गई रानी जिंदन की, और फिर यहां पर एक काउंसिल बैठा दिया गया जो क्या करेगा, एंड काउंसिल ऑफ रीजेंसी फॉर पंजाब वाज सेटअप। यानी कि अब एक ये जो रीजेंसी थी, ये जो रीजेंट था, उसकी जगह एक काउंसिल होगी जो रीजेंट होगी, ठीक है। सो आई होप ये बात समझ में आ गई। अब सेकंड एंग्लो सिख वॉर, देखो पहला तो यहाँ कॉज क्या था कि पहले ही सिख वॉर में जो हार हुई थी वही एक रीजन बन गया था दूसरी सिख वॉर का। द फर्स्ट सिख वॉर, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी, दैट उसमें जो ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी सिखों की, दैट वाज द पेन फॉर देम, दैट वाज ह्यूमिलेटिंग फॉर देम, है ना। और इसी वजह से सेकंड एंग्लो सिख वॉर लड़ी जाती है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई ये जो प्रोविजंस थे ट्रीटीज के, लड़ाई तो हार गए, जो ट्रीटी हुई थी लाहौर की और भैरोवाल की, ये ट्रीटी भी बहुत हाईली ह्यूमिलेटिंग थी सिखों के लिए, ठीक है। और रानी जिंदन के साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ कि उसको यहाँ पर कह दिया गया कि तुम जाओ बनारस और तुमको बनारस में जाके पेंशन मिलेगी, तो शी वाज सेंट टू बनारस। उसको रीजेंसी से हटाया, उसको कहा कि तुम बनारस जाओ और तुमको वहां पेंशन मिलती रहेगी, ठीक है, और इसको यहाँ पर पेंशन देते रहे, ठीक है। एक तो ये, फिर उसके बाद देखिए ये तो एक 3 चीज हो गए। नाउ सी हाउ द थिंग्स आर बिल्डिंग अप, चीजें बिल्डअप हो रही हैं। नाउ मूल राज, नाउ ही इज द गवर्नर ऑफ मुल्तान।
मुल्तान का गवर्नर है। अब आप समझ रहे हो, मुल्तान को भी ये लोग चाहते हैं कि भाई अपना ये एक बनाना है इनको वैसा बफर स्टेट। तो मुल्तान का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ मुल्तान था ये, ठीक है ना। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सिख गवर्नर, उसकी जगह एक नया सिख गवर्नर रख दिया उन्होंने। मुल्तान के जो गवर्नर था मूलराज, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कहा नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करते तुम्हारा। मूलराज ने रिवोल्ट कर दिया, और जो लोग आए थे अंग्रेजों की तरफ से, जो ऑफिसर्स आए थे, उसको रिप्लेस करके दूसरे आदमी को बैठाने के लिए 2 इंग्लिश ऑफिसर जो थे, उनको यहां पर कंपनी जो कर रहे थे नए गवर्नर को, उसको मार दिया। मूलराज ने जो इन अंग्रेजों के साथ नए गवर्नर को रिप्लेस करने के लिए जो लोग आ रहे थे 2 ऑफिसर्स, मूलराज ने इन दोनों इंग्लिश ऑफिसर्स को मार दिया। और इस वजह से एक बार फिर से सिखों के लिए ये एक तरह से एक यहां पर रूलर निकल के आ गया कि भाई मूलराज हमारा राजा है। और अब लोग जो है मूलराज को यहां पर फेवर कर रहे थे कि नहीं हमारा राजा यही रहेगा, हमारा राजा यही रहेगा। शेर सिंह को भेजा गया कि तुम जाओ और प्रॉब्लम को सॉल्व करो जाके। शेर सिंह अंग्रेजों की तरफ से गए, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। पता है ना शेर सिंह, देखो यहां पर भाई कुछ लोग तो ऐसे ही थे ना जो बेफालतू में बगावत कर गए, ठीक है। अभी देखो आगे आपको बताता हूं, नॉट दिस वन। चलिए एनीवे, शेर सिंह वाज सेंट टू सप्रेस द रिवोल्ट, रिवोल्ट को सप्रेस करने भेजा गया, बट शेर सिंह खुद ही उनके साइड मिल गए, मूलराज के साइड मिल गए। तो बेसिकली दिस नाउ बिकेम द पेन फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इनके लिए पेन बन रहा था। और इमीडिएट कॉज क्या हुआ, ये सब तो पेन था ही, इमीडिएट कॉज ये था कि जो सतलज को डिसाइड कर रखा था कि ये हमारी बाउंड्री होगी, तो सिखों की तरफ से इधर कुछ लोग आ गए नदी क्रॉस करके, और ऐसा हुआ तो इसका मतलब इट वॉज अ ब्रीच ऑफ द ट्रीटी ऑफ अमृत, ब्रीच ऑफ ट्रीटी, है, ट्रीटी का ये ब्रीच था। कौन सी ट्रीटी का ब्रीच हो गया, ये कौन सी ट्रीटी का ब्रीच हुआ, देखिएगा। यस, ट्रीटी ऑफ अमृतसर का ब्रीच। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में कहा गया था ना रिवर सतलज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर सिखों के सेना या सिखों के सैनिक अगर क्रॉस करके आ गए हैं टुवर्ड्स द साइड, इस साइड, तो ये यहां पर ट्रीटी, ब्रीच ऑफ ट्रीटी था। और इस वजह से ये भी एक इमीडिएट कॉज बनता है सेकंड एंग्लो सिख वॉर का। कोर्स ऑफ द वॉर, अब इस एंग्लो सिख वॉर में जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई, इसमें यहाँ 3 लड़ाइयां इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ रामनगर में हुई, लेड बाय सर गफ, कमांडर इन चीफ ऑफ द कंपनी, ये खुद थे यहाँ पर। फिर उसके बाद बैटल ऑफ चिन्हनवाला, बैटल ऑफ गुजरात। ये गुजरात आपके उस स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है कि ये एक्चुअली वो गुजरात नहीं है जो अभी दिखता है, ये आपको ऊपर ही मिलेगा, मतलब जहां पर आपको पंजाब वाला एरिया वहीं पर आपको मिलेगा ऑन द बैंक्स ऑफ सतलज, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ, सरेंडर ऑफ सिख आर्मी ने सरेंडर कर दिया। शेर सिंह की 1849 में डेथ हो गई। पंजाब को एनेक्स कर लिया गया फॉर हिज सर्विसेज। द अर्ल ऑफ डलहौजी वाज गिवन एंड सेटिंग अप अ 3-member बोर्ड टू गवर्न पंजाब। और पंजाब को गवर्न करने के लिए 3-member बोर्ड यहां पर आ गया। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर से जो कुछ बचा था सेकंड एंग्लो सिख वॉर में पूरा हो गया था, ठीक है। और सिग्निफिकेंस क्या है इस एंग्लो सिख वॉर का कि भाई एंग्लो सिख वॉर वॉर्स गेव द टू साइड्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स फाइटिंग प्रोवेस। जिस प्रकार से दोनों लोग लड़ रहे थे उस प्राविस को यहाँ पर रिस्पेक्ट मतलब दी जाती है कि मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जो है यहाँ लड़े हो, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी बातें जो है यहाँ पर सिखों की समझ में आ गई होंगी। दिस वॉज द एंटायर एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। कहानी शुरू होती है, हम लोग 10 गुरुओं की कहानी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, है ना, लाइव गुरु, एंड देन डिसाइपल वॉज बंदा बहादुर जो आगे बढ़ाता है चीज़ों को। देन उसके बाद हमने देखा बंदा बहादुर के बाद फैजुल्लापुरिया। फिर उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पर जो है मिसल फॉर्म होते हैं। मिसल में आप शुक्र चकिया मिसल वॉज इंपॉर्टेंट, जहाँ के राजा वॉज महान सिंह। महान सिंह की डेथ के बाद जो है वहाँ पर फिर रंजीत सिंह जो है वो राजा बन जाते हैं 1792 में। 8 साल के टेन्योर में सारे मिसलों को वो हराते हरूते हैं, सब करते हैं। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो अल्टीमेटली चक्कर चकिया मिसल जो है या फिर राजा रंजीत सिंह जो है, महाराजा रंजीत सिंह जो है वो सबसे पावरफुल यहाँ निकल के आते हैं। एंड देन ही स्टार्ट्स एक्सपेंशन। महाराजा रंजीत सिंह ही जो है वो ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है अंग्रेजों के खिलाफ। ना ये वही ट्रीटी थी जिसमें महाराजा रंजीत सिंह क्या बोलते हैं कि आप हम ही को सॉवरेन मानोगे और अगर लड़ाई हुई अफगानों के साथ तो फिर आप न्यूट्रल रहोगे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, ठीक है। बट फिर उसके बाद ट्रिपाटाइट ट्रीटी साइन होती है ना। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में। 1839 के बाद एकदम पॉलिटिकल केओस आ गया कि कौन राजा बनेगा, और कुछ ही 4-5 साल के टेन्योर में आप देखोगे 4-5 राजा बन गए। और ये पॉलिटिकल एनार्की और केओस का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और धीरे धीरे फिर जो है कब्जा करना शुरू किया। तो आई होप दिस इज द एंटायर पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी एंग्लो सिख वॉर की। क्लियर है, आप चैप्टर रीड करिएगा आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अब यहां पर आती है बातें हम लोग करेंगे एक्सपेंशन ब्रिटिश कैसे कर रहा था, कैसे वो अपनी ब्रिटिश पैरामाउंसी बना रहा था थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी।
पैरामाउंट सी मतलब क्या है, देखो पैरामाउंट सी मतलब कैसे दूसरे जो स्टेट्स थे उनके ऊपर अपनी अधीनता या हम कह सकते हैं सुप्रीमेसी स्थापित कर रहा था अंग्रेज। तो हमने यहाँ पर वॉर्स तो देख लिया, कैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर्स 4 वॉर्स थी, एंग्लो मराठा वॉर्स 3 वॉर्स थी। तो भाई 2 वॉर तो वही हो गई, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर 2 हो गई। फिर 3 एंग्लो फ्रेंच राइवलरी लड़ा था, 5 हो गई। फिर 4 एंग्लो मैसूर वॉर लड़े थे, 9 हो गई। फिर उसका 3 एंग्लो मराठा वॉर लड़ा, 12 हो गई। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 2 एंग्लो सिख वॉर लड़ ली, 14 बैटल्स लड़ाई लड़ चुके थे अंग्रेज। ये एक तरीका था उनका कॉन्क्वेस्ट का, वॉर लड़ना। दूसरा था क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से पैरामाउंसी स्थापित करो, अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करो। इसके लिए क्या तरीका था, एक तो तरीका देख लिया हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ वॉर के थ्रू। दूसरा तरीका क्या था, कैसे डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हमें कॉन्क्वेस्ट करना है। तो यहां पर आपको एक मिलेगा पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, डिप्लोमेसी के थ्रू। पॉलिसी जो है आपकी रिंग फेंस की हो गई, इसके थ्रू कैप्चर किया गया था। इसके अलावा हमने देखेंगे दूसरा वाला सब्सिडरी अलायंस हो गया, और तीसरा वाला जो है वो क्या हो गया सब्सिडरी लाइंस के बाद, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इन तीनों को हम लोग करके फिर आज के इस चैप्टर को, लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। अब देखो वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूं, ज्यादा कुछ है नहीं। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस में क्या था कि भाई बताया मैंने, बफर स्टेट क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट था। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बंगाल में थे तो इन्होंने अवध को अपना क्या बफर स्टेट बनाया था, राइट। तो वही चीजें लिखी हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स बेसिकली एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन्स टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर्स। तो कंपनी के फ्रंटियर को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने बफर जोन का एक तरह से शुरुआत किया। दिस पॉलिसी वाज रिफ्लेक्टेड इन वॉर, कई वॉर्स में इस पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करते देखा हमने। जैसे जब वॉर मराठा के साथ लड़ी गई थी, मैसूर के साथ लड़ी गई थी, तो उसमें यहाँ पर अंग्रेज जो होते थे वो मराठास और मैसूर से लड़ने के लिए, बचने के लिए एक तरीके से बफर जोन ही बनाते थे, ठीक है। चीफ डेंजर जो था अफगान था, इसलिए देखा हमने पंजाब को भी वो क्या करते थे, बफर जोन बनाना चाहते थे, ठीक है। इन्वेडर्स एंड मराठास जो है उनके लिए चीफ डेंजर थे, तो ये लोग क्या बफर जोन बनाते हैं। तो स्टेट्स ब्रॉट अंडर द रिंग फेंस सिस्टम वेर एश्योर्ड। अब जो स्टेट्स को ये लोग रिंग फेंस में लाते थे उनको एश्योर करते थे कि हम आपको मिलिट्री असिस्टेंस देंगे, यानी कि आपके ऊपर हमला होगा तो भैया हम आपके साथ हैं, मिलिट्री असिस्टेंस होगा आपके लिए, ठीक है, अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन बट एट देयर ओन एक्सपेंसेस। लेकिन आपको खुद खर्चा यहां पर करना पड़ेगा हमारी आर्मी के ऊपर। तो बेसिकली बफर जोन जो है यहाँ क्रिएट होता था। स्टेट्स ब्रॉट अंडर द रिंग फेंस सिस्टम वेर एश्योर्ड ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस, तो मिलेगा अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, कभी बाहर से अटैक हुआ बट एट देयर ओन एक्सपेंस, आपको खुद ही वो खर्चे हमारे आर्मी को उठाने पड़ेंगे, लोग हम आपको दे देंगे। ऐसी बातें यहाँ पर रिंग फेंस पे बोली जाती थी। इट वॉज सिंपल। सब्सिडरी लाइंस को लेकर मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, है ना, यहाँ पर ये चैप्टर में आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सब्सिडरी लाइंस में सिंपल था कि भाई ये कहा गया कि एक ब्रिटिश का आदमी जो है, ब्रिटिश रेसिडेंट आपके कोर्ट में रहेगा, आप कोई एक्सटर्नल ट्रीटी नहीं कर सकते, आप किसी एक्सटर्नल कंट्री के साथ अपना कोई यहाँ पर कोई भी उनका कोई आर्मी या उनके कोई लोग आपके यहाँ नहीं आएंगे बिना हमारे पूछे, बिना हमारे परमिशन के। और फिर आखिरी में ये भी कह दिया कि भैया हमारी ही आर्मी आपके कोर्ट में होगी जिसको आप मेंटेन करोगे। और आखिरी में कह दिया वी विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ यू। मैंने आपको जो मराठा पढ़ाया था तो मराठा से मैं बताया था आपको ना कैसे ये आपको ये जो आपकी सब्सिडरी लाइंस था किस प्रकार से इंपोज हो जाती है। मैंने इनफैक्ट आपको मैसूर पढ़ाया था जब, तो लास्ट जो 1799 में हुई थी 4th एंग्लो मैसूर वॉर, उसके बाद सब्सिडरी लाइंस के थ्रू ही मैसूर को कब्जा लिया गया था। तो मैंने आपको मैसूर के वक्त ही पढ़ा दिया था कि सब्सिडरी लाइंस क्या होता है। तो सब्सिडरी अलायंस क्या है, एक सिस्टम है जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने यहाँ पर जो है यूज किया था ना। इस सिस्टम के तहत क्या हो रहा है, आप अलाई कर रहे हो इंडियन स्टेट्स के साथ, इंडियन स्टेट्स रूलर के साथ, और इंडियन स्टेट का रूलर है वो कंपेल्ड है टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज टेरिटरी एंड टू पे अ सब्सिडी फॉर इट्स मेंटेनेंस। पहला पॉइंट ये हो गया कि एक ब्रिटिश की आर्मी जो है वो आपके टेरिटरी में स्टेशनड होगी और आप उसको यहाँ पर मेंटेन करोगे, सब्सिडी दोगे। पहला पॉइंट एक तो हो गया। दूसरा, फ्रेंच से आप कोई यहाँ पर हेल्प वगैरह नहीं लोगे, उनसे आप कोई अपने रिश्ते, कोई रिलेशंस नहीं रखोगे। तीसरा, यूरोपियंस को आप अपने कोर्ट से हटा दीजिए, कोई भी आप यूरोपियंस एम्प्लॉय नहीं करेंगे अपने कोर्ट में, एक तो ये बोल दिया गया। चौथा, कंपनी वुड स्टेशन इट्स फोर्सेस एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, जहां जहां कंपनी को लगेगा कंपनी वहां वहां अपने लोगों को स्टेशन कर सकती है। एंड कीप द फ्रेंच एट बे, एक्सपैंड द कंपनीज होल्ड ओवर द इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स अपना कंट्रोल। इंडियन रूलर्स लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस, ऑब्वियसली बात है सब्सिडी लाइन से इंडियन रूलर्स अपना यहाँ पर खो दिए। एंड दे वर नॉट फ्री ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम ब्रिटिश रेसिडेंट्स।
तो ये सब पॉइंटर्स हैं, सिंपल हैं सब्सिडरी अलायंस को लेकर कि क्या क्या सब्सिडरी अलायंस है। सिंपल सी बात समझो, सब्सिडरी अलायंस में क्या हो रहा है कि अंग्रेज जो है वो आपके कोर्ट में आके बैठेंगे, आपको एक फोर्स अपनी तैनात करेंगे, अपनी टेरिटरी में, आपकी टेरिटरी में अपनी एक सेना भेज देंगे और बोलेंगे कि भाई आप ही इसको मेंटेन करिए, यूरोपियन से आपको कोई रिलेशन नहीं रखने हैं, फ्रेंच से आप कोई हेल्प नहीं लोगे, आप और आपके इंटरनल अफेयर्स में हम दखल नहीं देंगे। इस तरह की पॉइंटर्स जो है सब्सिडरी लाइंस में थे। तो ये भी एक तरीका था, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सब्सिडरी लाइंस एक बार में लागू हो जाएगा, आप सोचो ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर तरीके थे इनके सब्सिडरी लाइंस को इंपोज करने के। क्या तरीके थे, आइए देखते हैं। देखिए इवोल्यूशन कैसे हुआ इसका। अब ऐसा नहीं कि एक बार की हो गया हो, सब्सिडरी लाइंस एक बार की आ गया हो, इसका आपको शुरुआत में मिल जाएगा। अवध के साथ हुआ था ये, तब उसको सब्सिडरी लाइंस बोलते नहीं थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही था। देखो गवर्नर जनरल क्लाइव से शुरू हो गया था, रॉबर्ट क्लाइव से सिस्टम शुरू हो गया था, लेकिन आप देखो फर्स्ट इंडियन स्टेट जो इसका यहां पर विक्टिम बनता है वो था अवध। उस वक्त ये नाम नहीं था सब्सिडरी लाइंस का, लेकिन कुछ सिस्टम्स या फिर कुछ प्रकार का जो एप्लीकेशन था, कैसे अवध को कैप्चर किया गया, वो सब्सिडरी लाइंस ऐसा ही था। ठीक है, फिर 1787 में पहली बार ये कहा गया था कंपनी के द्वारा कि भाई सब्सिडरी स्टेट जो है शुड नॉट हैव फॉरेन रिलेशंस। सब्सिडरी स्टेट जो है जिसका हमारा सब्सिडरी स्टेट है, अब ये नहीं कहा गया सब्सिडरी लाइंस हो गया। सब्सिडरी लाइंस वेलेस्ली ने ही यहाँ पर उसको नाम दिया, या फिर हम कह सकते हैं सब्सिडरी लाइंस जो है वेलेस्ली ने ही एक तरह से उसको जनरल रूल बनाया। लेकिन उससे पहले ये सब बातें खाली ऐसी हो रही थी कि 1787 में बोला गया कि भाई फॉरेन रिलेशंस जो है उससे आप सब्सिडरी जो स्टेट्स हैं हमारे वो कोई फॉरेन रिलेशन नहीं बना सकते। लेकिन वेलेस्ली ने क्या एक रूल बना दिया, जनरल रूल, टू नेगोशिएट फॉर द सरेंडर ऑफ टेरिटरी इन फुल सोवरेनिटी। कि भैया अब वेलेस्ली यहाँ पर ये चीजों को नेगोशिएट कर रहा था कि आपकी टेरिटरी पूरी पूरी हमारे अंडर आ जाए, ठीक है ना, आपकी टेरिटरी पूरी पूरी हमारे अंडर आ जाए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सब्सिडरी फोर्स। तो इस प्रकार से अब ऐसा कैसे करते थे, 4 स्टेजेस में करते थे, बड़ा चालाक तरीके से। कैसे किया, क्या चालाकी करी, देखिएगा चालाकी। पहला स्टेज क्या होता है, पहले स्टेज में थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन बनाएंगे ये लोग, आपसे दोस्ताना रखेंगे, आपको आपके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे, आपको एकदम बढ़िया लगेगा, मजा आ रहा है, अंग्रेज बड़े अच्छे लोग हैं, है ना। कंपनी ऑफर्ड द फ्रेंडली इंडियन स्टेट्स with its troop to fight any war the state might be engaged in। पहले तो बोलेंगे आप किसी भी अगर दूसरे पावर से लड़ रहे होगे तो हमारी सेना आपको हेल्प करेगी। आपको लगेगा वाह क्या बात है, अंग्रेज तो मेरे तरफ है, बहुत बढ़िया। अब क्या होता था सेकेंड स्टेज में, consisted of making a common cause with the Indian state, now made friendly and taking the field with its own soldiers and those of the state। अब वो क्या कर रहे हैं, नंबर टू में क्या आप देखोगे कि अब वो आपके सोल्जर मतलब अपने ही सोल्जर्स को क्या कर रहे हैं, टेकिंग द फील्ड विद इट्स ओन सोल्जर्स। अब वो अपने ही सोल्जर्स वहां पर ज्यादा उनके सोल्जर्स हो गए उस आर्मी में, यानी कि अब किसके सोल्जर ज्यादा है, आर्मी के, ब्रिटिश के सोल्जर ज्यादा है। थर्ड स्टेज में जब इंडियन अलाई वाज आस्क्ड नॉट फॉर मैन बट फॉर मनी, अब यहां धीरे धीरे उनको साइडलाइन करने लगे कि तुम्हारी आदमी, हमें आपकी आर्मी की जरूरत नहीं है। इंडियन स्टेट से कहा बस आप पैसा दो, आर्मी तो हमारे पास है। पहले स्टेट में आपसे दोस्ती रखी, आपको कहा कि हम हेल्प करेंगे, दूसरे स्टेट में क्या किया, अपनी सेना बढ़ा दी, फिर कहा कि अब आपकी सेना चाहिए ही नहीं, आप बस पैसा दो, सेना हमारी काफी है। और चौथी स्टेट में क्या होगा, मनी और द प्रोटेक्शन फीस वो फिक्स कर दी गई, यूजुअली एक हाई लेवल पे। व्हेन द स्टेट फेल टू पे द मनी, जब स्टेट पैसा नहीं दे पाएगा ये आर्मी के लिए तो भाई उसको पूरी तरह सीड कर लेते थे, ठीक है ना। यही तरीका था, पैसा दो, ठीक है, वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से बैठो, आर्मी हमारे पास है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, पैसा दो बस, हम आर्मी हमारी है, हम कर लेंगे। जब आर्मी जो है या राजा जो है पैसा नहीं दे पाता था उसको पूरी तरह स्टेट कर लेते। ये सब्सिडरी लाइंस यहाँ पर इस प्रकार से फेजेस में ये अप्लाई होता था। कौन कौन से स्टेट्स थे जो यहाँ पर सब्सिडरी लाइंस के एकदम विक्टिम बनते हैं, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले राजा ऑफ बिरार, सिंधियास, राजपूत ऑफ जोधपुर, जयपुर, कचेरी, बूंदी, रूलर ऑफ भरतपुर, ये सब सब्सिडरी लाइंस के शिकार बनते हैं। होलकर जो है वह द लास्ट मराठा कॉन्फेडरेशन में लास्ट थे जिन्होंने सब्सिडरी लाइंस को एक्सेप्ट किया था 1818 में। तो ये स्टेट्स हैं जिन्होंने सब्सिडरी लाइंस को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था। अब आती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही यहाँ पर भी दिया हुआ है कि भाई क्या है, मान लीजिए सिंपल टर्म्स में डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि भाई कोई अडॉप्टेड सन है, यानी कि आपने कोई सन अडॉप्ट किया हुआ है। अब अगर उसके अडॉप्टेड सन के फादर की डेथ होती है, फॉस्टर फादर की डेथ होती है, तो क्या ये अडॉप्टेड सन स्टेट की प्रॉपर्टी को हकदार होगा? तो यहां पर सिंपल टर्म्स में डॉक्ट्रिन में ये कहा गया कि देखिए अगर अडॉप्टेड सन की बाप की डेथ हो गई यानी फॉस्टर फादर की डेथ हो गई तो फॉस्टर फादर की प्राइवेट प्रॉपर्टी का हकदार तो ये आदमी होगा, लड़का बच्चा होगा, लेकिन स्टेट का हकदार नहीं होगा।
समझ रहे हो, पॉइंट समझ में आया? अरे एक कोई व्यक्ति ने सन को अडॉप्ट किया, एक अडॉप्टेड सन है। अब जब फॉस्टर फादर मतलब उस बाप की अगर डेथ हो रही है जिसने अडॉप्ट किया है, तो ये कहा क्या डॉक्ट्रिन कह रही है कि उस पर्टिकुलर बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो आपका हक हो जाएगा, उस अडॉप्टेड सन का हक होगा, लेकिन जिस टेरिटरी पे वो बाप रूल कर रहा था, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, तो यहां पर उसको नहीं मिलेगा। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की प्रॉपर्टी विल लैप्स। और उनका कहना यह था अंग्रेजों का कि यार ये तो हमने हिंदू लॉ से ही लिया है, बट हिंदू लॉ इज नॉट वेरी कंक्लूसिव ऑन दिस पॉइंट, है ना। वो कहते थे कि भाई डॉक्ट्रिन वाज स्टार्टेड टू बेस्ड ऑन हिंदू लॉ, कि अगर कोई सन नहीं है, अडॉप्टेड सन है, कोई सन नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी लैप्स हो रही है। वो कह रहे थे इस बात पे, लेकिन हिंदू लॉ में ऐसा कुछ आपको कंक्लूसिवली देखने को नहीं मिलेगा ऑन दिस पॉइंट, कि ऐसा सच में है भी कि नहीं है। तो इट वाज द पैरामाउंट पावर द ब्रिटिश टू डिसाइड, ये ब्रिटिश डिसाइड करेगा कि क्या उसकी प्रॉपर्टी जो अभी मरा है, रूलर मरा है विदाउट एनी सन, क्या उसकी प्रॉपर्टी बेस्टो द स्टेट ऑन द अडॉप्टेड सन, क्या उसकी प्रॉपर्टी अडॉप्टेड सन को दी जाएगी या फिर वो एनेक्स हो जाएगी, ये डिसाइड करेगा ब्रिटिशर्स। ये ध्यान रखिएगा, ये डिसाइड करेंगे ब्रिटिशर्स कि देनी है या अडॉप्टेड सन को देनी है या फिर उसको एनेक्स कर लेनी है, ठीक है। तो ये लोग का जो आर्ग्यूमेंट था अंग्रेजों का कि हमने तो हिंदू लॉ के हिसाब से किया है, बट हिंदू लॉ में ऐसा कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिलता है। महाराजा रणजीत सिंह जो थे had annexed a few of his feudatory principalities on account of the lapse, ऐसा किया था उन्होंने, जहां लैप्स हो गया था तो महाराजा रणजीत सिंह ने उसको कर लिया था, एनेक्स कर लिया था। लाइक वैसा देखो कंपनी ने 1820 में एक्वायर्ड अ फ्यू पेटी सिस सतलज, मतलब जो सतलज के नीचे साइड, साउथ साइड में थी, है ना। एक तो सतलज के उस साइड हो गया ट्रांस सतलज, यानी कि जो आपका जहां महाराजा रणजीत सिंह रूल कर रहे थे, अपर वाला पार्ट ऑफ सतलज, नॉर्थ में सतलज के नॉर्थ वाला पार्ट, सिस सतलज साउथ वाला सतलज, साउथ ऑफ सतलज रिवर। तो क्या हुआ, कंपनी ने भी क्या किया 1820 में, एक्वायर्ड अ फ्यू पेटी सिस सतलज स्टेट्स ऑन द एब्सेंस ऑफ देयर एयर्स, तो ये इन्होंने भी कर लिया था, ठीक है। नॉनदलेस फिर भी देयर वाज नो क्लियर कट इंस्टेंस, कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं था जहां पर एक अडॉप्टेड सन बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एन एंटायर स्टेट, या ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं था जहां पर अडॉप्टेड सन को आपने डिप्राइव कर दिया हो ऑफ द एंटायर स्टेट और सच अ स्टेट बीइंग रिगार्डेड एज अ लैप्स, या फिर उस स्टेट को लैप्स, इससे पहले नहीं था ऐसा कुछ, ऐसा कहीं देखने को मिला कि लैप्स ही हो गया हो एंटायरली, देयर वाज नो सच इंस्टेंसेस, यहां पर कोई भी नहीं था, वहां पर अलग चीज है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहां पर ये चीज कहती है, ठीक है। तो दो दिस पॉलिसी, ऐसा कहा जाता है कि पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी की थी, लॉर्ड डलहौजी की थी, बट एक्चुअली इस पॉलिसी को डलहौजी ने स्टार्ट नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। दो दिस पॉलिसी इज एट्रीब्यूटेड टू लॉर्ड डलहौजी, ही वाज नॉट इट्स ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर तो ये नहीं था। ये अलग कॉन्सिडेंस है कि हाँ लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में बहुत सारे ऐसे राजा महाराजाओं की डेथ हुई जिनका कोई एयर नहीं था, जिनका कोई वारिस नहीं था, ठीक है। दैट ड्यूरिंग हिज गवर्नर जनरलशिप सेवरल इंपॉर्टेंट केसेस ऐसे आए जिसमें ये डॉक्ट्रिन अप्लाई हो रही थी, और लॉर्ड डलहौजी जो था वो बहुत जीरफुल था इसको अप्लाई करने में, बाकी रूलर्स नहीं थे। उसके जो लॉर्ड डलहौजी के प्रेडिसेसर्स थे, लॉर्ड डलहौजी से पहले जो यहां पर गवर्नर जनरल्स थे, वो कहते थे कि ऑन द प्रिंसिपल, किस पे एक्ट करते थे, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग एनेक्सेशन इफ इट कुड बी अवॉइडेड, आप अनेक्स मत करिए जहां तक हो सके। लेकिन डलहौजी का क्या पोजीशन था कि आप एनेक्स करिए जहां तक हो सके, जहां तक लेजिटिमेट है वहां तक एनेक्स करिए, ठीक है। तो डलहौजी काफी जील शो करता है और ये पॉलिसी को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बहुत एग्रेसिवली अप्लाई करता है। तो ऐसा नहीं है कि उस पॉलिसी का स्टार्टिंग लॉर्ड डलहौजी ने किया, बट यस ये कॉन्सिडेंस है मात्र कि उसके टाइम पीरियड में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी काफी एग्रेसिवली अप्लाई करता है अपने टाइम पीरियड में, और इसलिए लॉर्ड डलहौजी को ही ये पॉलिसी डिवोट कर दी जाती है कि भैया इसी ने शुरू करी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। तो आई होप आपको ये पूरी बात यहां समझ में आ रही होगी। अब एनेक्स्ड लैब स्टेट्स कौन कौन से थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, कहा ना इट वाज अ मैटर ऑफ चांस, ये चांस की बात है कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे थे, स्टेट्स थे, ठीक है। इट वाज बाय मैटर ऑफ चांस दैट ड्यूरिंग लॉर्ड डलहौजीज टर्म्स मेनी रूलर्स ऑफ स्टेट्स डाइड विदाउट अ मेल इशू, यानी किसी का कोई मेल लड़का नहीं था, मेल लड़का भी तो मेल होना चाहिए, बच्चा भी तो मेल होना चाहिए। एंड 7 स्टेट्स वर एनेक्स्ड अंडर डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 7 स्टेट्स को यहां एनेक्स किया गया। देखो इंपॉर्टेंट, सतारा 1848, झांसी जहां का मैं रहने वाला हूं, नागपुर 1854, 3 हो गई। अदर स्मॉलर स्टेट्स इंक्लूडेड जैतपुर, बुंदेलखंड, संभलपुर, उड़ीसा, भागत, मध्य प्रदेश। और डलहौजी एनेक्स्ड अवध in 1856 after deposing नवाब वाजिद अली शाह on the grounds of misgovernance,
और मिस गवर्नेंस के नाम पे अवध भी छीन लिया गया। और दो अवध से सब्सिडीराइज हुआ, लेकिन मिस गवर्नेंस के नाम पे नवाब वाजिद अली शाह से अवध भी जो है वो ले लिया गया, लैप्स करवा दिया। Thus, Lord Dalhousie annexed 8 states during 8 years tenure as a Governor General. In these 8 years, he annexed some quarter. बहुत सारा बड़ा टेरिटरी जो है वो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स कर लिया था, और ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन था वो यहाँ पर हो गया था। जो कहानी जो शुरू हुई थी सिराजुद्दौला की प्लासी में लड़ाई जो हार गया था, वहाँ से जो शुरू हुआ था 1757 में, अब आप देखोगे तो लगभग 1857 आ रहा है, 1856 आ रहा है, नाउ 100 ईयर्स हो रहे हैं, और ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा हो चुका है। आई होप द पॉइंट इज गेटिंग क्रिस्टल क्लियर। तो ये हमारा आज का पार्ट खत्म हुआ, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग जो अंग्रेज जो भारत में बैठे हैं वो नेबरिंग स्टेट्स के साथ कैसा रिश्ता बनाकर रख रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। नेपाल हो गया है ना, मेन नेपाल तो ठीक है, हम लोग एंग्लो बर्मा वॉर को पढ़ेंगे, हम लोग एंग्लो अफगान वॉर को पढ़ेंगे, ये दो मेन चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।